हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल आप लोग के? कोई दिख नहीं रहा मुझे, अभी तक कोई बच्चा आया नहीं। आ गए अंशु मंडल। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग का बड़ा शॉर्टकट इस्तेमाल किया अंशु ने आज। पीयूष, पीयूष, साहिल, राम राम, साक्षी, गौरव, हंशिका, तिथि, ज्योति, वैष्णवी, कोयल, आकांक्षा। अच्छा है, आपको मैं पहली बार देख रहा हूँ, आकांक्षा। शैलेश, शेफाली, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, हेलो अमीना, राम राम रोहित, अहमद, अमीशा, लक्ष्मी, चांदनी, डार्क फैंटम, नमस्ते। ठीक है। हेलो शेफाली, चांदनी, गुड इवनिंग। तो एक नए चैप्टर को शुरुआत करते हैं आज अपन, सिक्योरिटी एनालिसिस। इस चैप्टर पे खासा मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा ओके, मैं ये कह सकता हूँ कि इस चैप्टर में काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है बच्चों को हमेशा ही। हर बच्चे को ये चैप्टर अच्छा भी लगता है। दो कारण से अच्छा लगता है ये चैप्टर। पहला रीज़न तो ये हो जाता है कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में शेयर मार्केट की हम बहुत सारी बातें करते हैं। और सिंस मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ शेयर मार्केट में, तो धीरे धीरे जो बच्चे मुझे थोड़ा फॉलो करते हैं वो भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं शेयर मार्केट में देखते देखते, और फिर उन लोगों को मज़ा आने लगता है। तो आज जैसे आप लोग को अगर मैं बताऊं, तो शेयर मार्केट में आज जो पैसा है लगभग ट्रिपल हो गया था पैसा। ठीक है। तो आज मार्केट में पैसा ट्रिपल हुआ है, बहुत ज़्यादा मार्केट आज बढ़ा है। कोई मुझे बता सकता है, हमारे शेयर मार्केट की अपन आज बात करेंगे, तो शेयर मार्केट में हमारे इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? ओ, रितिका की ये पहली लेक्चर है, डार्क फैंटम का भी ये पहला है। हमारे शेयर मार्केट में इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? एनीवन? मैं वेट कर रहा हूं आप लोग का, कि आप लोग आंसर बताएं। अर्पित ने कहा है रिलायंस, अंशु ने भी कहा है रिलायंस। गुड इवनिंग दिशा। एमआरएफ कहा है मनब ने। एमआरएफ का शेयर प्राइस बस महंगा है। शेयर प्राइस महंगा होने से आपका कंपनी बड़ा नहीं होता है। ज्यादातर लोगों ने रिलायंस कहा है। गुड। टाटा का है खुशी ने। गरिमा ने भी रिलायंस का है। ज्यादातर लोग रिलायंस ही कह रहे हैं। मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। काजल ने कहा है नहीं पता। सबसे सेफ आंसर पता ही नहीं, टाटा का है किसी बच्चे ने। आज अपन कंसेप्ट के ऊपर ही डील करेंगे, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो आज नहीं करने वाला, आज सिर्फ थ्योरी थ्योरी बात होगी। तो एफएम में जनरली अपन ज़्यादा थ्योरी के ऊपर बात नहीं करते, पर आज की जो थ्योरी है ना वो भी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थ्योरी है, तो आपको मज़ा आएगा। तो बच्चों, रिलायंस जो है, यस आप लोग का आंसर एकदम सही है। रिलायंस हमारी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। सबसे बड़ी कंपनी है, ये बिगेस्ट कंपनी है। जब मैं बड़ी कंपनी कहता हूं तो उसका मतलब होता है बच्चों मार्केट कैपिटलाइजेशन से। किससे मतलब होता है बच्चों? मार्केट कैपिटलाइजेशन से। कोई मुझे बता सकता है आज शेयर मार्केट में रिलायंस कितना रुपए देकर गया है? टुडे, आज आज की तारीख है 4 फरवरी। 4 फरवरी 2025 को रिलायंस ने अपने शेयर होल्डर्स का कितना पैसा बढ़ाया है? डज एनी वन एनी आइडिया? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़? क्या लगता है आपको कितना करोड़ बढ़ाया होगा? कोई आइडिया लगाइए। अर्पित ने कहा है 18 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आज उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स का कितना मुनाफा किया है? एनी आइडिया? गरिमा ने कहा इन सब का आइडिया नहीं है सर, नहीं पता, क्या पता। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेटर में करके बताता हूँ। आज जो रिलायंस है ना, आज मतलब 2% समथिंग बढ़ा है। अब ये 2% कितना होता है मैं आपको बताता हूँ। रिलायंस जो है वो 18 लाख करोड़ है। इसका 2% अगर मैं निकालता हूँ, 2% से भी ज्यादा बढ़ा है वैसे, तो 2% अगर मैं निकालता हूँ तो ये आता है 36,000 करोड़। 36,000 करोड़ रुपीस आज मार्केट में इंक्रीज हुआ है। 36,000 करोड़ रुपए लोगों ने कमाया है सिर्फ एक शेयर से, विच इज रिलायंस का शेयर। आप इमेजिन करके देख सकते हैं हमारे देश में कितना पैसा आता है जब रिलायंस बढ़ता है। तो आज, सिर्फ आज की बात कर रहा हूं, सिर्फ आज की, सब पूरे टाइम की बात नहीं कर रहा हूं। सिर्फ एक दिन में, वन डे में
रिलायंस ने अपने शेयर होल्डर्स का 36,000 करोड़ का फायदा कराया है। कैन यू इमेजिन अबाउट दिस? जस्ट वन डे। गॉट इट? तो हाँ, आज वैसे काफी बढ़ा है, 2% से भी ज्यादा बढ़ा। मैं मार्केट में जब तक था तब 2% हो गया था, शायद 2% से भी ज्यादा बढ़ गया होगा आज तो वैसे शेयर। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। 3.15% कुछ बढ़ रहा है। ठीक है, चलो, तो इतना पैसा है भाई शेयर मार्केट में, इतना पैसा है, बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा है। तो सवाल ये आता है कि बच्चों, जो अपन बात करते हैं शेयर मार्केट की, ये सब की, अच्छा एक और फन फैक्ट बता देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो बस मैं इसलिए बता रहा था कि आपको समझ में आए कि हमारे यहाँ पैसा कितना है। तो एक दिन में रिलायंस, एक कंपनी 36,000 करोड़ रुपए कमा के दे सकती है। पाकिस्तान की जो जीडीपी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाकिस्तान की जीडीपी शायद 16 लाख करोड़ है। यानी पाकिस्तान की पूरी जीडीपी से ज्यादा बड़ा है रिलायंस। और सिर्फ रिलायंस ही नहीं, टीसीएस भी। अगर मैं पूरा रिलायंस बेच दूं तो एक पाकिस्तान खरीद सकता हूं। अगर मैं पूरा रिलायंस बेच दूं ना, अगर मैं पूरा एक रिलायंस बेच दूं, या अगर मैं एक पूरा टीसीएस बेच दूं, टीसीएस इंडिया की सेकंड सबसे बड़ी कंपनी है, इन दोनों में से किसी एक को बेच दूं तो पूरा का पूरा पाकिस्तान जेब में। गॉट इट? तो दिस इज हाउ मच आवर कंपनीज आर वैल्यूड। पाकिस्तान से हम कंपैरिजन करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान से तो हमको कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, राइवलरी जैसा है ही नहीं वो। ठीक है, तो वो हमारे सामने क्या है, उसका तो एक कंपनी बेचेंगे तो पूरा पाकिस्तान आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट पाकिस्तान, नेवर टॉक अबाउट पाकिस्तान। टीसीएस का मतलब है यस, जसनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, चलिए, तो ये दो फन फैक्ट था जिसे मैं चालू करना चाहता था, जिससे आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए कि भैया कितना पैसा है, कितना क्या है। ठीक है, मनब ने कहा है पाकिस्तान का घर हाँ, इसमें तेरा घर जाएगा ठीक है, चलो, तो बेच ही दो। निशांत कह रहे हैं नहीं खरीद के, मैं खराब इन्वेस्टमेंट नहीं करना है ना, पाकिस्तान इज अ बैड इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान में है ही क्या। ठीक है, कई लोग लेकिन शेयर मार्केट को ना बच्चों, कई लोग शेयर मार्केट को कहते हैं कि इट इज अ गैम्बलिंग। तो आईसीएसआई ने ये सोचा कि बच्चों को बताया जाए कि इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग एक नहीं होता है। और जो कि सच बात है, जो इंसान शेयर मार्केट में विदाउट नॉलेज आता है, उस इंसान के लिए ये गैम्बलिंग ही है। लेकिन जो इंसान अपने दिमाग से अगर इसको करता है तो वो इन्वेस्टमेंट है। गॉट इट? मैं यहाँ पे आपको दिखा तो नहीं सकता अपना व्हाट्सएप ग्रुप या कुछ चीज़, क्योंकि वो अलाउड नहीं होगा मेरे ख्याल से। लेकिन आज मैंने 23,500 का, मैंने 23,500 का कॉल ऑप्शन एक होता है, मैं आपको बताऊंगा कॉल और पुट क्या होता है। अगर मार्केट बढ़ेगा इसके ऊपर अगर आप बोली लगाते तो कॉल ऑप्शन नाम की एक चीज होती है जिसको आप खरीद सकते हैं। ये सुबह मैं आपको बता रहा हूँ, ये सुबह अराउंड अराउंड 90 रुपीज के आसपास का था जब मैंने बाई किया था। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये डे के एंड पे 230 रुपीज हो चुका था। ये डे के एंड पे, मैंने 230 पे नहीं बेचा, मैंने थोड़ा जल्दी बेच दिया था, पर हाँ ये डे के एंड पे 230 हो गया था। यानी एक दिन में आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये पैसा कितना हो जाता है। तो ये हो जाता है अराउंड 2.5 टाइम्स, ये हो जाता है बच्चों अराउंड 2.5 टाइम्स। सो बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इफ यू हैव नॉलेज अबाउट शेयर मार्केट, दिस इज नॉट अ गैम्बलिंग, दिस इज नॉट अ गैम्बलिंग एट ऑल। मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि ये हमारे स्टडी से रिलेटेड नहीं है। जस्ट मैं आपको बता रहा था, विथ प्रॉपर नॉलेज you can make hell lot of money, but in gambling there is risk, आर्टिफिशियल रिस्क। गैम्बलिंग में होता है बच्चों आर्टिफिशियल रिस्क। मैं ना आपको कहानी कहानी से चीजें पढ़ाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं पढ़ाना चाहता हूँ मैं कि यार थ्योरी है तो बस रटवा दूं और आप चले जाओ, आप समझो बात को। गैम्बलिंग में बच्चों आर्टिफिशियल रिस्क होता है, यानी फालतू में तुम रिस्क लेते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो कमर्शियल रिस्क होता है, यानी आपको पता होता है कि इतना पैसा मेरा डूब सकता है और इतना पैसा मेरा बन सकता है, आपको पहले से पूरा आइडिया होता है। लेकिन गैम्बलिंग में ऐसा हो सकता है कि भैया आया तो आया पूरा, गया तो गया पूरा। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रिस्क, यानी कुछ भी हो सकता है। गॉट इट एवरीवन? तो जब भी अपन इंग्लिश में किसी चीज को फेक कहते हैं, उसको आर्टिफिशियल वर्ड से भी अपन यूज करते हैं। तो कुछ भी रिस्क लेना है, मतलब कुछ भी रिस्क लेना है तो उसको अपन बोलेंगे बच्चों गैम्बलिंग, कुछ भी रिस्क। लेकिन अगर आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है,
कैलकुलेटेड यानी आपको मालूम है कि शेयर प्राइस इतना बढ़ सकता है, इतना गिर सकता है, आप कैलकुलेट करके रिस्क ले रहे हो, तो उसको बोलते हैं बच्चों कमर्शियल रिस्क। तो आप इन्वेस्टमेंट के अंदर बच्चों पूरी प्लानिंग करते हो। गैम्बलिंग इज तुक्का। गैम्बलिंग के अंदर आप क्या कर रहे हो? गैम्बलिंग के अंदर आप बस कर दे रहे हो, आपको भी नहीं पता क्या होगा, बस आप कर दे रहे हो। तो गैम्बलिंग में ना आप कई बार कोई चीज़ों को सुनते हैं, कोई टिप्स आपको मिलता है, कोई रूमर आप सुनते हो और आप उसके हिसाब से काम करते हो, पर इन्वेस्टमेंट में आप पूरी पढ़ाई करते हो। दिस इज साइंटिफिक एनालिसिस। और बच्चों हमारे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है बच्चों सिक्योरिटी एनालिसिस। यस, हम लोग शेयर मार्केट को कैसे एनालाइज करते हैं ये पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो थोड़ा सा सब्र रखना, मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे एनालिसिस करते हैं, कौन सा शेयर बढ़ेगा कौन सा शेयर गिरेगा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। यस, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मेरे पास शेयर मार्केट की कुल मिला के 5 डिग्री है। NISM का सीरीज 8A मैंने किया हुआ है, जिसको सबसे टफ माना जाता है, इक्विटी डेरिवेटिव। मैंने सीरीज नंबर 5 किया हुआ है, मैंने NCC MP किया हुआ है, मैंने CRTA किया हुआ है, और मैंने सर्टिफिकेट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट भी किया हुआ है। तो आप टेंशन मत लीजिए, ये सारे डिग्रीज, ये सारे कोर्सेज मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं जो कि स्टॉक मार्केट के ऊपर होते हैं, और ये सारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज करवाता है। तो ऐसा ऐसा छोटा मोटा कोई जगह से मैंने नहीं किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जो एग्जाम्स होते हैं वो मैंने पास किए हुए हैं। तो आपको मैं पूरा नॉलेज आज देने वाला हूँ। तो जब आप साइंटिफिक एनालिसिस करके पूरा कैलकुलेशन करके जब आप करते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। किसी का आपने बात सुना, इनफैक्ट आपने मेरा बात सुन के भी अगर आपने लगाया पैसा ना, तो वो गैम्बलिंग है। क्योंकि बच्चों मैं जब कर रहा हूँ ना शेयर मार्केट, तो मेरे को मालूम है कि अब घुसना है और अब यहां से निकल जाना है। पर अगर आप मेरा बात सुन के अगर आप करोगे ना, तो प्रॉब्लम क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। आप अंदर तो चले जाओगे, लेकिन आप बाहर कब आना है आपको नहीं पता होगा, और फिर आपका लॉस हो जाएगा। जैसे अभिमन्यु महाभारत में गया, अभिमन्यु भी बहुत अच्छा वॉरियर था, लेकिन अभिमन्यु को अंदर जाना तो पता था, बाहर आना नहीं पता था, इसलिए उनकी मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप टिप्स रूमर्स या हाफ नॉलेज लेकर जाओगे तो वो आपका गैम्बलिंग है। जब आप पूरा एनालिसिस करके जाओगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन? इन्वेस्टमेंट। जो लंबे समय तक होता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। जो आज किया कल पैसा चाहिए, आज पैसा डाला कल पैसा चाहिए, ये तो लालच है बच्चों, ये तो लालच है। इस शॉर्ट चीज को भी अपन क्या बोलते हैं? गैम्बलिंग। इस शॉर्ट चीज को भी अपन क्या बोलते हैं बच्चों? गैम्बलिंग। इन्वेस्टमेंट में हमारा मोटिव क्या होता है? ये रिटर्न एक्सपेक्टेशन आप हटा दो। मोटिव क्या होता है आपका इन्वेस्टमेंट के अंदर? कि आपका प्रिंसिपल सेफ रहे, यानी अगर मैंने 2 लाख रुपए लगाया तो वो 2 लाख रुपए हमेशा बचा रहे और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा रिटर्न आते रहे। लेकिन गैम्बलिंग क्या होता है बच्चों? एंटरटेनमेंट होता है बस। गैम्बलिंग क्या होता है बच्चों? एंटरटेनमेंट होता है। तो जैसे आप देखो, आप कोई कार्ड गेम खेलते हो, आप लोग खेलते होंगे अपने दोस्तों के साथ या अपने घर में, कई बार आप लोग कार्ड गेम खेलते होंगे, ऊनो आप लोग खेलते होंगे या ताश आप लोग खेलते होंगे, है ना, कार्ड्स आप खेलते होंगे। तो वो क्या होता है बच्चों? वो जनरली गैम्बलिंग होता है। वो जनरली गैम्बलिंग होता है क्योंकि कार्ड्स में बहुत जल्दी पैसे बन सकते हैं। कार्ड्स आपने देखा कि अच्छा ये बोल रहा है कि ये कार्ड आपका बहुत स्ट्रांग है और आप उसके ऊपर भरोसा करके आप खेल लिए, तो ये भी क्या हो गया? गैम्बलिंग। अनप्लैन्ड एक्टिविटी होती है बच्चों, यानी प्लानिंग ज्यादा होता नहीं, दिमाग ज्यादा लगाते नहीं है, और यहाँ पे रिस्क जो होता है ना वो बहुत हाई लेवल का रिस्क होता है। और आप कार्ड क्यों खेल रहे हो बच्चों? सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए खेल रहे हो, सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए खेल रहे हो। जबकि इन्वेस्टमेंट क्या है बच्चों? इन्वेस्टमेंट के अंदर हम लोग का प्रिंसिपल, यानी जो पैसा मार्केट में लगाए वो तो सेफ रहता ही है, प्लस उसके ऊपर ऊपर हम लोग रिटर्न कमाते रहते हैं। तो चलो एक बार अपन इसको ना समराइज कर लेते हैं बच्चों, एक बार जल्दी से हम लोग समराइज कर लेते हैं। जो भी पॉइंट याद आ रहा है रैंडमली आप चैट में लिखते जाओ, मैं अभी थोड़ी देर बाद आपका चैट देखता हूँ। सबसे पहले बच्चों रिस्क। कैसा रिस्क है सर? इन्वेस्टमेंट और गैम्बलिंग में ना, इन्वेस्टमेंट के अंदर ना बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क होता है सर। कैलकुलेटेड रिस्क होता है। कैलकुलेटेड रिस्क को ही अपन बोलते हैं कमर्शियल रिस्क। यानी हमको मालूम है कि कब मार्केट के अंदर जाना है और कब मार्केट से निकलना है, हम लोग को पूरा आइडिया रहता है सर, कोई टेंशन नहीं है। वी नो वेरी वेल कि कब मार्केट के अंदर जाना है और कब मार्केट से निकलना है, तो पूरा कैलकुलेट करके हम लोग रिस्क लेते हैं। तो यहाँ पे सर हमारा कमर्शियल रिस्क होता है। पर गैम्बलिंग में हमको कुछ नहीं पता, अभिमन्यु जैसे अंदर चले गए, क्या पता बाहर आए या ना आए। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल रिस्क होता है। कैसा रिस्क होता है? आर्टिफिशियल। आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या करते हो? क्या एक्सपेक्ट करते हो? तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि पैसा आपका कभी ना डूबे,
पैसा आपका कभी ना डूबे, यानी प्रिंसिपल आपका हमेशा सेफ रहे, और साथ ही साथ आप कुछ ना कुछ रिटर्न कमा लो। साथ ही साथ आप कुछ ना कुछ रिटर्न कमा लो। गैम्बलिंग क्या है? गैम्बलिंग के अंदर तो आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, और एंटरटेनमेंट के साथ अगर आपको अर्निंग हो गई तो बहुत बढ़िया, लेकिन मेन पर्पस क्या है वहां पे? एंटरटेनमेंट है। अच्छा, क्या आप वहां पे पढ़ाई वढ़ाई करते हो गैम्बलिंग के अंदर? नहीं सर। तो पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करते यहाँ पे। डिसीजन हम लोग ना टिप्स रूमर्स के हिसाब से लेते हैं। डिसीजन जो अपन लेते हैं बच्चों, डिसीजन अपन टिप्स रूमर के हिसाब से लेते हैं। किसी ने बोला तो हमने शेयर ले लिया, ये गैम्बलिंग है। किसी ना किसी दिन फंसोगे गंदे से। लेकिन अगर आप एनालिसिस करके कर रहे हो, जो कि मैं आपको आधे घंटे के अंदर सिखाने भी वाला हूं, ये आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। चौथा, कैसी टाइप की एक्टिविटी है बच्चों? कैसे टाइप की एक्टिविटी है? इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करते तो ये प्लान्ड एक्टिविटी है। गैम्बलिंग कुछ भी तुक्का मार के करते रहते तो ये अनप्लैंड एक्टिविटी है। इन्वेस्टमेंट इंसान लंबे समय तक करता है, तो दैट इज वाई अगर मैं टाइम की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होता है। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन गैम्बलिंग बच्चों शॉर्ट टर्म होता है। गैम्बलिंग बच्चों कैसा होता है? शॉर्ट टर्म होता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके 5 पॉइंट बन गए। थोड़ा सा निमोनिक्स भी बनता हुआ दिख रहा है मुझे। अम, एक सेकंड रुकना, मैं थोड़ा बना भी दूं क्या? हम्म, ये एक बन रहा है टारेड। टारेड करके याद कर लेना। टारेड साउंड्स लाइक टायर्ड ना, टायर्ड साउंड्स लाइक टायर्ड ना, ऐसे करके याद रख लेना। टी फॉर आपका टाइम हो जाएगा, ए फॉर आपका एक्टिविटी हो जाएगा, आर फॉर आपका रिस्क हो जाएगा, ई फॉर आपका एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, और डी फॉर आपका डिसीजन हो जाएगा। तो ऐसे याद रख लेना बच्चों, टारेड, टारेड। ठीक है, डिफरेंस क्या हो गया हमारा? टारेड। 5.5 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन, तो उसके लिए 5 पॉइंट लिखना, टारेड। तो याद रख लेना बच्चों, टारेड, टारेड। ठीक है, इसे याद रख लेना, या रेड एट, ठीक है, ऐसा कुछ याद रख लेना, रेड एट। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? यस। गौरव ने बोला सर गैम्बलिंग अनप्लैंड। गैम्बलिंग अनप्लैंड होता है हमेशा, प्लानिंग नहीं होती गैम्बलिंग करते समय। प्लानिंग करोगे ही कैसे? हाँ, अरे ट्रेड हो सकता है यार। सही बात है, किसने बोला? गरिमा ने बोला, हाँ यार सही बात है, बेसिक इंग्लिश वर्ड ट्रेड हो सकता है यार, ट्रेड इज बेटर। सही बात है, ट्रेड इज बेटर। सही बात है, ट्रेड में तो ये सारे वर्ड कवर हो जाएंगे। ट्रेड याद रख लो, और ट्रेडिंग से रिलेटेड भी है ना, सही है, ट्रेड याद रख लो बच्चों, ट्रेड याद रख लो। चलो ट्रेड याद रख लो, बहुत बढ़िया, ट्रेड इज बेस्ट। ठीक है, चलो तो एक बार फिर से बिना देखे बताओ बच्चों, ट्रेड, TRAD। मेरे साथ याद करो, मेरे को भरोसा नहीं, आप कॉपी नहीं खोलोगे घर में तो? नहीं नहीं, मैं रिस्क नहीं लूंगा बच्चों, मेरे साथ ही याद करो। टी फॉर क्या है बच्चों? टाइम। टी फॉर क्या है बच्चों? टाइम। इन्वेस्टमेंट में कैसा रहता है बच्चों? बोलो, इन्वेस्टमेंट में कैसा रहता है बच्चों? बोलो, लॉन्ग टर्म। और गैम्बलिंग में कैसा रहता है बच्चों? शॉर्ट टर्म। गैम्बलिंग में शॉर्ट टर्म, इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म। आर फॉर क्या है बच्चों? रिस्क। इन्वेस्टमेंट के अंदर कैसा रिस्क होता है बच्चों? कमर्शियल रिस्क होता है। कैसा रिस्क होता है? कमर्शियल। गैम्बलिंग में कैसा रिस्क होता है बच्चों? आर्टिफिशियल। गैम्बलिंग में कैसा होता है? आर्टिफिशियल। ए फॉर क्या है बच्चों? ए फॉर हम लोगों ने क्या किया था? एक्टिविटी। कैसा एक्टिविटी होता है बच्चों? इन्वेस्टमेंट के अंदर प्लान्ड एक्टिविटी होता है। कैसा होता है? प्लान्ड एक्टिविटी होता है। गैम्बलिंग के अंदर कैसा होता है बच्चों? अनप्लैंड होता है। कैसा होता है? अनप्लैंड। डी का मतलब क्या है? डिसीजन। आप इन्वेस्टमेंट में कैसा डिसीजन लेते हो? पढ़ के लेते हो, यानी एनालिसिस करके लेते हो। गैम्बलिंग में बच्चों आप टिप्स और रूमर से करते हो, टिप्स और रूमर से करते हो। और लास्ट ई फॉर क्या है आपका? एक्सपेक्टेशन। आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हो? इन्वेस्टमेंट में हम लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं कि प्रिंसिपल रहेगा सेफ और हम लोग को मिलेगा रिटर्न। प्रिंसिपल रहेगा सेफ और हमको मिलेगा रिटर्न। गैम्बलिंग में क्या करते हैं बच्चों? गैम्बलिंग में तो सिर्फ एंटरटेनमेंट और अर्निंग, एंटरटेनमेंट और अगर कुछ अर्निंग हो गई तो हो गई। तो क्या आपको याद रहेगा बच्चों ट्रेड? जल्दी बताओ, क्या आप लोग को ट्रेड याद हुआ? यहां पे आपको मिल गए 5 नंबर, यहां पे आपको मिल गए बच्चों 5 नंबर। आया नहीं है, आया नहीं है इसका डिफरेंस बिटवीन, इसलिए आ सकता है। इंस्टीट्यूट जनरली इस चैप्टर से ना नया नया क्वेश्चन ही डालती है हमेशा, रिपीट नहीं करती। इस चैप्टर से रिपीटेड नहीं आते ज्यादा। एक बार मैं आप लोग के चैट देख लेता हूँ, कुछ डाउट है तो वो भी समझ लेता हूँ।
अ, ठीक है, मुझे तो फिलहाल नहीं दिख रहा है किसी का डाउट। ठीक है, याद हुआ बच्चों? वेरी गुड। संजय फिर से ब्लॉक हो गया, अरे। ओके, डन। सेम यही बात बच्चों स्पेक्यूलेशन के लिए, सेम यही बात स्पेक्यूलेशन के लिए बच्चों। स्पेक्यूलेशन और गैम्बलिंग, गैम्बलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? गेम वगैरह खेलते हैं ना अपन, तो उसमें को गैम्बलिंग बोलते हैं जनरली। स्पेक्यूलेशन इज बेसिकली तुक्का। ठीक है, कई बार ये दोनों साथ में भी आ जाता है। तो स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? तुक्का। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर पॉइंट सेम है, तो जो जो पॉइंट सेम है ना बच्चों, जो दो पॉइंट सेम है उन पॉइंट को पहले पिक करो। रिस्क देखो दोनों जगह है, टाइम दोनों जगह, डिसीजन दोनों जगह पे है, इनकम दोनों जगह पे, जो जो सेम है ना वो देखो। एक्सपेक्टेशन, ये 5 चीज बच्चों सेम है। टाइम देखो, टाइम क्या पूरा सेम है? यस सर, यहाँ लॉन्ग टर्म, यहाँ शॉर्ट टर्म, वहां पे भी वही था। सर रिस्क, यहाँ पे ज्यादा रिस्क नहीं है, मॉडरेट रिस्क है, एवरेज एवरेज रिस्क है, पर यहाँ पे रिस्क क्या है बच्चों? हाई है, यहाँ पे रिस्क क्या है? हाई। डिसीजन, यहाँ पे फंडामेंटल फैक्टर यानी एनालिसिस करते हैं। आप यहाँ पे भी एनालिसिस वर्ड लिख सकते हो, क्योंकि अपन इन्वेस्टमेंट का ही बात कर रहे हैं ना। इन्वेस्टमेंट को अलग अलग लिखने का जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे एनालिसिस ही लिख सकते हो। पर यहाँ पे हियर से, हियर से का मतलब ही रूमर ही होता है बच्चों। हियर से का मतलब ही रूमर ही होता है। हियर से आप लोगों ने सुना होगा ना, जीआईजीएल पढ़ते समय हियर से एविडेंस आपने सुना होगा। तो रूमर होता है बच्चों बेसिकली। ठीक है, रूमर मतलब किसी और से सुना, हमने किसी और से सुना, तो ये रूमर ही हो गया आपका। एक्सपेक्टेशन, यहाँ पे मॉडरेट रिस्क है तो रिटर्न भी क्या है? मॉडरेट। यहाँ पे हाई रिस्क है तो रिटर्न भी क्या है बच्चों? हाई। रिस्क अगर आप कम लोगे तो रिटर्न भी कम, रिस्क अगर आप ज्यादा लोगे तो रिटर्न भी ज्यादा। वहां पे भी हमने पढ़ा था बच्चों की अर्निंग, जो रिटर्न हम लोग को मिलना चाहिए वो स्टेबल मिलना चाहिए। रिटर्न जो हम लोग को मिलना चाहिए वो स्टेबल रिटर्न मिलना चाहिए। यहाँ पे भी लिखा है रिटर्न जो मिलना चाहिए वो स्टेबल रिटर्न मिलना चाहिए। पर यहाँ पे तो अनसर्टेन है, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। एक पॉइंट बस आप और याद कर सकते हो यहाँ पे, बिहेवियर। बिहेवियर, यहाँ पे जो बिहेवियर होता है ना, जैसे मैं हूं, मेरे को कभी भी ज्यादा पैसा नहीं चाहिए होता। अगर मेरे को कोई बोलेगा भी ना कि भाई यहाँ तो पैसा डबल हो जाएगा, मैं बोलूंगा भैया जय सिया राम, मेरे को भैया डबल करना ही नहीं है अपना पैसा। मेरे को 5% 10% मिलता है ना, मैं खुश हूं। पर मेरे को रिस्क ज्यादा नहीं चाहिए। तुम बोलोगे डबल लगा के, तुम बोलोगे मेरे को डबल लगा के पैसा, रिस्क है पर डबल कर दूंगा, अरे भाई नहीं चाहिए रिस्क। जीवन में रिस्क चाहिए ही नहीं। ठीक है ना, रिस्क है ना इश्क है। ठीक है, दोनों ही नहीं है जीवन में। तो अपन थोड़े कंजर्वेटिव टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, थोड़ा डरपोक फट्टू टाइप के लोग होते हैं, कॉशियस। लेकिन जो स्पेक्यूलेशन करता है ना, जो तुक्का मारता है, वो तुक्का मारने वाले लोग ना बड़े डेरिंग होते हैं, केयरलेस होते हैं, यानी बिंदास टाइप के लोग होते हैं। जो बिंदास टाइप के लोग हैं ना, उन लोग बोलते हैं भैया कितना भी रिस्क हो चलेगा, पर पैसा डबल होना चाहिए। ऐसे लोग बच्चों स्पेक्यूलेशन करते हैं। ऐसे लोग ही बच्चों स्पेक्यूलेशन कर सकते हैं। समझ में आया? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा या थोड़ा सा उसके घर में जिम्मेदारियां होंगी, वो क्या करेगा? वो सोचेगा कि भैया जितना पैसा मिलता है थोड़ा पैसा लो और घर चलो। ज्यादा पैसा का चक्कर में ज्यादा अपने को जान जोखिम में नहीं डालना है। तो यहाँ पे भी देखो बच्चों सेम पॉइंट्स बन जा रहे हैं। ट्रेड बन रहा है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी ट्रेड बन रहा है, और साथ में एक आ गया बच्चों बिहेवियर। साथ में आ गया बच्चों बिहेवियर। इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन, इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन। बिहेवियर कैसा है? यहाँ पे थोड़ा फट्टू डरपोक टाइप का आदमी है, यानी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव और कॉशियस। कॉशियस का मतलब होता है जो कॉशन लेता है, जो सावधानी बरतता है। ठीक है, कॉशियस, कॉशियस यानी जो सावधानी रखता है उसको बोलते हैं कॉशियस। कंजर्वेटिव यानी जो थोड़ा सा पुराने ख्यालों का है, बहुत डेरिंग नहीं है, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। कई बार आपने सुना होगा ना, मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है, यानी थोड़ा पुराने ख्यालों का है, ज्यादा उसको रिटर्न नहीं चाहिए। स्पेक्यूलेशन में क्या होता है बच्चों? डेरिंग और केयरलेस, उसको टेंशन नहीं है, उसको फिक्र नहीं है, पैसा डूबता है तो डूबता है, ऐसा टाइप का आदमी है। गॉट इट एवरीवन? आर फॉर क्या है आपका? रिस्क। और ई फॉर क्या है बच्चों? एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन में आप रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे। तो रिस्क आप यहाँ पे क्या ले रहे हो बच्चों? रिस्क आप ले रहे हो यहाँ पे मॉडरेट। तो रिटर्न भी कैसा मिलेगा बच्चों? मॉडरेट। रिटर्न भी कैसा मिलेगा? मॉडरेट। यहाँ पे आप रिस्क ले रहे हो हाई, तो यहाँ पे भी रिटर्न कैसा मिलेगा बच्चों? हाई। यहाँ पे डिसीजन, डी फॉर डिसीजन। डिसीजन आप कैसा ले रहे हो? एनालिसिस के बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे आप डिसीजन कैसा ले रहे हो? हियर से, यानी कहा सुनी, रूमर वगैरह के बेसिस पे। ए फॉर एक्टिविटी। एक्टिविटी भी था यहाँ पे मेरे ख्याल से, एक्टिविटी नहीं था क्या? अच्छा, एक्टिविटी यहाँ शायद नहीं है। एक्टिविटी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, एक्टिविटी नहीं है।
चलो ठीक है, एक्टिविटी नहीं है, टी तो है, टी है यहाँ पे, टी फॉर क्या है हमारा यहाँ पे, लॉन्ग टर्म है, और यहाँ पे क्या है हमारा, शॉर्ट टर्म है। एक जगह लॉन्ग टर्म है और एक जगह पे क्या है हमारा, शॉर्ट टर्म है। ठीक है, चलो, तो ए यहाँ पे नहीं है, एक्टिविटी वाली पार्ट यहाँ पे नहीं है, पर ऐसे एक्टिविटी वाले में भी आप लिख सकते हो, इन्वेस्टमेंट हमेशा प्लान्ड होता है और जो स्पेक्यूलेशन होता है वो हमेशा अनप्लान्ड ही होता है। स्पेक्यूलेशन और गैम्बलिंग दोनों ही अनप्लान्ड होता है। वैसे बुक में ये वाला पॉइंट नहीं है, पर ये पॉइंट भी आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। ठीक है, बी आर ब्रेट हो जाएगा क्या, अगर ए को अगर आप हटा दो तो नहीं, नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, तो आप इसी को याद रखो बच्चों। कोई डाउट है तो पूछो। गौरव ने कहा इक्विटी शेयर होल्डर हाई रिस्क हाई रिटर्न एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर लो रिस्क लो रिटर्न। अहमद बोल रहा है सर डरपोक नहीं मैच्योर, बिंदास नहीं अंधा पैसा। सही बात है, मुझे भी था अर्शी, बट अब नहीं रहा ब्लॉक होने के बाद। क्या, ठीक है, एक बार डाउट देख ले रहा हूं मैं। ए बस यहां पे नहीं है। कोई डाउट मुझे नहीं दिख रहा है। आर्यन ने बोला कि इस टाइप को मैंने बता दिया, मैं कंजर्वेटिव हूँ, कॉशियस हूँ, मेरे को ज़्यादा ज़्यादा डर नहीं लग, मेरे को ज़्यादा डर लगता है ना, तो मैं बहुत सेफ खेलने की कोशिश करता हूँ। ऋतिक का ने पूछा है स्पेक्यूलेशन और गैम्बलिंग में डिफरेंस, एक्चुअली नहीं है। अगर आप पॉइंट्स देखोगे तो कॉमन पॉइंट्स है, स्पेक्यूलेशन और गैम्बलिंग में डिफरेंस नहीं है, नाम का फर्क है। गैम्बलिंग अगर मैं आपको सही मायनों में बताऊं ना, तो जैसे मान लो कि अगर हम लोग कार्ड गेम खेल रहे हैं ना, कार्ड गेम खेल रहे हैं, ठीक है, कोई क्रिकेट मैच है, तो जनरली इन सबको अपन गैम्बलिंग बोलते हैं, बातों का फर्क है बस, बातों का फर्क है बस। ठीक है, स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है जैसे तुक्का मारना, तुक्का मारना इज लाइक फॉर एग्जांपल तुम हेड और टेल कर रहे हो ना, हेड और टेल उछाल के कर रहे हो, तो हेड और टेल आपका क्या हो जाता है, स्पेक्यूलेशन हो जाता है। ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल, कुछ और तो आ नहीं सकता। तो जनरली इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, बस बोलने का, शब्दों का डिफरेंस है बस, है कि नहीं, बस बोलने का डिफरेंस है। अरे खाना ही खाते हो तुम, दोपहर में खाते हो तो लंच बोलते हैं, रात को खाते हो तो डिनर बोलते हैं, खा ही रहे हो ना, खाना ही खा रहे हो ना। उसी तरीके से बच्चों बस वर्ड का डिफरेंस है, स्पेक्यूलेशन और गैम्बलिंग। बाकी आपको पॉइंट्स भी पूरा एक जैसा दिखेगा, पूरा पॉइंट भी आपको एक जैसा मिल जाएगा। ठीक है। जुआ जो होता है ना, जफनीत ने पूछा है जुआ कौन सा होता है, जुआ जो होता है उसको गैम्बलिंग बोलते हैं। एक्चुअली जुआ जनरली गेम वगैरह को बोलते हैं ना, इसलिए जुआ गैम्बलिंग को बोलते हैं। और जो तुक्का अपन बोलते हैं ना, तुक्का, वो तुक्का अपन स्पेकुलेशन को बोलते हैं। तो हिंदी में जैसे कोई गेम खेलते तो बोलेंगे ना कि ये जुआ लगा रहा है, ठीक है, ये तो जुआरी है, क्योंकि हैबिट में है, करते रहेगा। गैम्बलिंग जनरली इंसान करते रहता है, आदत पड़ जाती है। जैसे कई लोग ड्रीम 11 पे टीम बनाते थे बीच में, तो ड्रीम 11 में टीम बनाना एक जुआ जैसा आदत पड़ जाता है, वो गैम्बलिंग हो जाता है। तुक्का आप कितना ही मारोगे ना, तुक्का आप ज्यादा नहीं मार सकते। जैसे मान लो मैं डेट पे गया और मैं रेड पहन के गया और सोच रहा हूँ कि क्या पता जिसके साथ डेट पे जा रहा हूँ वो भी क्या पता रेड ही पहन ले, तो ये तो तुक्का है ना, रोज थोड़ी ना डेट पे जाऊंगा। ठीक है, तो ये तुक्का है, कभी कभी अपन करते हैं। जुआ तो जनरली एक आदत सी बन जाती है आपको करते करते, बाकी कोई फर्क नहीं है। ठीक है, बाकी कोई ऐसा फर्क नहीं है, वर्ड्स का गेम है बस। क्लियर हुआ सभी को? और वो जो मैंने एग्जांपल दिया था वही याद रखना। ठीक है। खुशी ने बोला नाउ डेज पीपल थिंक शेयर मार्केट इज गैम्बलिंग, वो लोगों को कम नॉलेज है। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि जिसको कम नॉलेज होगा ना उसको उसका मार्केट में पैसा जाएगा ही। ठीक है, और जाना भी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे बच्चों को याद हो गया ना, डिफरेंस याद हुआ कि नहीं? अरे एक लंच एक डिनर है, बस नाम का फर्क है, बाकी सब सेम है। तो डिफरेंस आप लोगों को याद हुआ। एक जगह पे हम लोगों ने डिफरेंस क्या याद किया, ट्रेड, और दूसरी जगह पे हम लोगों ने डिफरेंस क्या याद कर लिया, ट्रेड और बिहेवियर भी उसके अंदर आ जा रहा है ना, ट्रेड और उसके अंदर एक बिहेवियर वाला पॉइंट भी आ जा रहा है, ए वाला पॉइंट उसके अंदर नहीं है, ये हम लोगों ने याद कर लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़े से इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आते हैं अपन बच्चों। कभी भी कोई भी शेयर को, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये शेयर अच्छा है कि बुरा है। तो बच्चों एनालिसिस भी जो होते हैं ना, दो टाइप के होते हैं, और ये तो आपके एग्जाम में जहां लिखना है लिख के रख लो। श्योर शॉर्ट है कि आएगा ही,
आएगा ही एग्जाम में आप लोग के जून 25 में। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है, नोट सबको रखना है, रख लो। एग्जाम के बाद मुझसे मिल लेना, पक्का देखना ये आने वाला है एनालिसिस। एनालिसिस दो टाइप का होता है बच्चों, एक होता है फंडामेंटल और एक होता है टेक्निकल। एक होता है फंडामेंटल और एक होता है टेक्निकल। इसको अगर मैं किसी इंसान के हिसाब से बोलूँ ना, तो जैसे आप किसी इंसान को देखते हो और अगर आपने उसको शॉर्ट टर्म में देखा क्या करते हुए, कुछ करते हुए उसको आपने शॉर्ट टर्म में देखा और आपने दिमाग में कहीं ना कहीं छवि बना ली, इमेज बना ली कि यार ये तो ऐसा ही होगा, तो ये आपका टेक्निकल एनालिसिस है बच्चों। ये आपका टेक्निकल एनालिसिस है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे को कोई अर्शी दिख गई मान लो जैसे, ठीक है, और मेरे को अर्शी ना पैसा चुराते हुए दिख गई, ठीक है, अर्शी किसी का पैसा चुराते हुए मुझे दिख गई। अब मैं क्या बोलूंगा, अरे अर्शी पक्का चोर टाइप की होगी या अर्शी एकदम बदमाश टाइप की बच्ची होगी, ये पक्का पैसा ही चुराते रहती होगी। तो ये जो मैंने एनालिसिस किया वो तो शॉर्ट टर्म में किया और पैटर्न को देख के किया। मैंने शॉर्ट टर्म में किया और पैटर्न को देखकर किया कि भैया ये पैसा चुराते हुए दिख गया, हमको पैटर्न दिख गया कि अच्छा ये चुराती है तो ये पक्का चोर टाइप की होगी, ठीक है, बुरा मत मान जाना अर्शी, ठीक है। और अगले दिन ना मैंने अर्शी को देखा, और अगले दिन मैंने अर्शी को देखा कि वही पैसा जो उसने चुराया था ना वो गरीब बच्चों में बांट रही थी, वही पैसा वो गरीब बच्चों में बांट रही थी, ठीक है। तो मेरे मन में आया कि हो, ओ माय गॉड, अर्शी एन एंजल, ये तो रॉबिन हुड निकली। तो अगेन मैंने शॉर्ट टर्म में अपने दिमाग में क्या बना लिया कि ये तो भाई क्या करती है, ये बड़ी अच्छी है। तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में जब आप कोई एनालिसिस करते हो उसको बोलते हैं बच्चों टेक्निकल। यहाँ पे भी आपको पैटर्न दिखा, आपके मन में क्या बन गया अब कि अर्शी क्या करती होगी, रोज पैसा चुराती होगी और गरीब बच्चों में बांट देती होगी। तो अर्शी क्या है, रॉबिन हुड टाइप की थोड़ी सी है। अर्शी जो है ना ये रॉबिन हुड टाइप की है थोड़ी सी, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेक्निकल एनालिसिस, जब आप पैटर्न को देखते हो, जब आप पैटर्न को देखते हो और जब आप शॉर्ट टर्म को देखते हो तो उसको बोलते हैं अपन टेक्निकल एनालिसिस। क्लियर हुआ सभी को? चलो ठीक है। पर अब जैसे यहाँ पे जितने बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे तो अर्शी को बहुत समय से जानते हैं, शायद प्रियांशी जानती है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। तो वो अगर बहुत लॉन्ग टर्म से जानते हैं, वो बोलते हैं नहीं सर अर्शी ना भले आपको ऐसे बदमाशी करते हुए दिखे लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। तो इसको अपन बोलेंगे बच्चों फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में लॉन्ग टर्म देखते हो, आप वैल्यू देखते हो कि इस इंसान के अंदर वैल्यूज कैसे, वैल्यू क्या है कंपनी की, वैल्यू ऑफ कंपनी को आप देखोगे, आप प्रमोटर्स को देखोगे, आप उसकी हिस्ट्री को देखोगे, आप उसके बैकग्राउंड को देखोगे। किसी कंपनी की जब आप हिस्ट्री को देख रहे हो, बैकग्राउंड को देख रहे हो, आप उसके प्रमोटर को देख रहे हो, तब आप क्या कर रहे हो, फंडामेंटल एनालिसिस। और जब आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म में, जब आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों शॉर्ट टर्म में आप डिसीजन ले रहे हो, सिर्फ प्राइस देख रहे हो, वैल्यू नहीं देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो बच्चों, प्राइस देख रहे हो, आप प्रोमोटर नहीं देख रहे हो, आप पैटर्न देख रहे हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, टेक्निकल एनालिसिस। आप किसी से पहली बार मिले, जैसे कुछ बच्चे आज मेरी क्लास पहली बार कर रहे हैं, अब उनको अच्छा लग रहा होगा या बुरा लग रहा होगा आई डोंट नो, पर उनको जो भी लग रहा होगा उससे वो मेरी इमेज बना रहे होंगे मन में कि सर ऐसा ही पढ़ाते होंगे, सर को इतना ही आता होगा। तो ये बच्चे टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। पर जो बच्चे मेरे से अभी पिछले लगभग, अब तो 30 क्लास हो गया होगा, 30 क्लास तो हो गया होगा, 30 क्लास से जो बच्चे मेरे साथ हैं उनको पता है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, मैं कैसा इंसान हूँ, मजाक करता हूँ कि नहीं, ठीक है, बोरिंग हूँ कि कैसा हूँ। ये फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब क्या हुआ बच्चों, लॉन्ग टर्म। वो बच्चे मेरा वैल्यू देखते हैं कि ये सर इतना वैल्यू हमारे लाइफ में ला रहे हैं। बच्चे हिस्ट्री देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं कि सर ने 30 क्लासेस कैसा पढ़ाया, उसके बेसिस पे वो मुझे जज कर रहे हैं। तो ये हो गया बच्चों फंडामेंटल एनालिसिस। क्लियर हो गया? तो जब भी आप लोग टाटा के बारे में बात करते हैं, जब भी आप लोग इन्फोसिस के बारे में बात करते हैं तो हमेशा अच्छा बात करते हैं। टाटा के बारे में तो आमतौर पर आप देखना कि लोग अच्छा ही बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में उसने बहुत पैसा बना के दिया है, कंपनी की वैल्यूज बहुत अच्छी है, उसके प्रमोटर बहुत अच्छे हैं, कंपनी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। तो ये कंपनी का क्या है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। ऐसी कंपनी क्या है बच्चों, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इसके अंदर की बात देखी है, अंदर की बात देखोगे तो फंडामेंटल एनालिसिस। इज दिस क्लियर एवरीवन? अहमद कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा अर्शी ने पाप किया है या पुण्य। ठीक है।
आप लोग जब फाइनल में जाओगे ना बच्चों, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जब आप लोग फाइनल में जाओगे तो आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, अभी तो वो पहला सब्जेक्ट ही है, एथिक्स करके। वहां पे इन सब के बारे में बहुत बातें होती हैं कि कर्म बड़ा है या जो उसका रिजल्ट है वो बड़ा है, टीलियोलॉजिकल और ये सब आप बहुत सारी चीजें पढ़ोगे। अभी आपके जीआईजीएल में भी कुछ कुछ इसका एलिमेंट होगा शायद। ठीक है। चलो, तो फंडामेंटल और टेक्निकल का बेसिक आपको क्लियर हुआ बच्चों? खुशी बोल रही है चोरी करने गई है। चलो, तो फंडामेंटल और टेक्निकल का आई होप आप लोगों को बेसिक क्लियर हो गया। अभी मैं सिर्फ बेसिक बताया हूं आपको, ठीक है। एक बार डाउट्स देख लेता हूं, ऊपर कुछ है तो। देलुलुलु वाली पर्सनैलिटी है? अच्छा, ठीक है। ठीक है, चलो। चलो आगे आते हैं। तो बच्चों, जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो ना बच्चों, तो आप तीन तरीके की चीजें देखते हो। इकोनॉमी यानी कि देश कैसा चल रहा है, इंडस्ट्री लेवल यानी जिस इंडस्ट्री में वो काम करती है वो इंडस्ट्री कैसे चल रही है, और वो कंपनी खुद कैसी है। ठीक है, तो आप पहले तो देश को देखोगे। देश के बाद जैसे हमारा प्यारा इंडिया, आप इंडिया को देखोगे कि इंडिया में कैसा चल रहा है। फिर आप इंडस्ट्री को देखोगे और फिर आप कंपनी को देखोगे। जैसे अभी आप देखना, रिसेंटली बजट के पहले पहले बहुत सारे ना रेलवे शेयर्स बढ़ गए थे। क्यों रेलवे शेयर बढ़े? क्योंकि सबको ये लगा कि निर्मला जी बजट में कुछ ना कुछ रेलवे कंपनीज के लिए लाएगी। तो इंडस्ट्री लेवल पे आपने क्या किया, यानी एनालिसिस किया। हमारा देश हमारा देश एक्चुअली, सच बता रहा हूं आपको, सिर्फ इंडियन हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, हमारा देश का जो जीडीपी का ग्रोथ है ना, ये हाईएस्ट है बच्चों। हाईएस्ट ग्रोथ है हमारा। हमारे जैसा ग्रोथ किसी का नहीं है। जितनी कंट्री है ना, चाइना, अमेरिका, यूके, कनाडा, इन सब का ग्रोथ हमसे बहुत कम है। इनफैक्ट अगर आप अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा का अगर आप ग्रोथ मिलाओगे ना, तब जाके इंडिया का ग्रोथ रेट निकल के आएगा। इंडिया का ग्रोथ रेट इतना ज्यादा है। तो हमारे देश में इसलिए अगर आप देखोगे तो पिछले 2-3 साल में लोगों ने भर भर के पैसा लाया है। इंडिया में बहुत पैसा लाई है, बहुत पैसा आया है। क्यों? क्योंकि हमारा इकोनॉमी बहुत अच्छा है। तो ये हो गया बच्चों फंडामेंटल एनालिसिस। इंडस्ट्री लेवल एनालिसिस, रेलवे ने बहुत अच्छा काम किया पिछले कुछ समय में। पहले जब मैं छोटा था तो मैं नानी के घर जाता था, तो रेलवे स्टेशन में जाने से गंदगी सा लगता था। अब रेलवे स्टेशन कितने क्लीन हो गए, आप लोग मुझे बताना आपके शहर में रेलवे स्टेशन क्लीन है कि नहीं है। तो आप देखोगे पिछले 4-5 साल में रेलवे के शेयर इसलिए बहुत बढ़े हैं क्योंकि रेलवे ने बहुत अच्छा काम किया है। और फिर कंपनी एनालिसिस, यानी कंपनी का प्रमोटर कौन है, कंपनी का क्या बोलना चाहिए, कंपनी ने कितना सेल किया है, कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है, ये आपका कंपनी एनालिसिस होता है। चलो, अब इकोनॉमिक एनालिसिस से शुरुआत करते हैं। तो आप लोग जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो बातें पढ़ते थे ना, वो पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स की बातें आपको यहाँ दिखेगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बच्चों, जीडीपी का ग्रोथ रेट, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कैसा है, क्या हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रहा है। ये सारी चीजों को जब आप देखेंगे तो इसको बोलेंगे अपन एनालिसिस ऑफ इकोनॉमी। तो क्या क्या देख रहे हैं बच्चों, आप तीन चीजें देख रहे हो। एक तो आप जीडीपी का ग्रोथ देख रहे हो जो कि हमारे इंडिया का बेस्ट है। आज मैं आपको दिल से बोल रहा हूं कि आज अगर आप अपने पापा मम्मी को बोलते हो ना कि पापा मम्मी कुछ नहीं, बस आप निफ्टी में पैसा लगा दो, जो भी पैसा है ना वो आप निफ्टी में लगा दो, मैं आपको एकदम ईमानदारी से बता रहा हूँ 10 साल में वो पैसा डबल हो जाएगा। इतना ज्यादा अच्छा ग्रोथ रेट है। दूसरा है बच्चों इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल होना चाहिए बच्चों। इन्फ्लेशन ना ज्यादा होना चाहिए ना कम, कंट्रोल में होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। क्लियर हुआ बच्चों? और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, आपके यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का मतलब है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होने चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे आपका इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए बच्चों, बढ़ना चाहिए। आज हमारे इंडिया में कोई गेस करके बता सकता है कि कितने परसेंट लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं? कितने परसेंट लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, कोई गेस करके बता सकता है?
गरिमा ने कहा है 75, वैष्णवी ने कहा है 80, पीयूष ने कहा है 10 to 15, मनब ने कहा है 0.55, राज ने कहा है 35, 7 to 8, 10। बाप रे, बहुत खतरनाक खतरनाक गेस हो रहे हैं। अर्शी ने कहा है 90%। अर्शी इज बैक। अर्शी को बुरा तो नहीं लगा, मैंने एग्जाम्पल दिया तो मैंने अच्छा भी बोला भाई, आपको मैंने रॉबिन हुड बोला आज। लेस देन 1% कह रहा है सुभाषिश। गुड इवनिंग काजल। 60 to 70, बाप रे बहुत ज्यादा बोल रहे हैं बच्चे लोग तो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है अमेरिका। अमेरिका की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा करती है, पर अमेरिका में भी सिर्फ 55% ही है, तो 80-90% तो कभी नहीं है। इंडिया का जो है, इसमें सबसे नंबर 1 पे आता है महाराष्ट्र, और लगभग हमारे देश में 1 to 2% लोग इन्वेस्ट करते हैं। 1 to 2% लोग हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते। सोचो 1 to 2% लोग इन्वेस्ट करते हैं हमारे मार्केट में, तब जाके हमारा जो निफ्टी है वो करीब 23,700 पे है। सोचो अगर ये 10% भी हो गया, सोचो अगर ये 10% भी हो गया तो हमारा निफ्टी कहाँ भाग जाएगा। कम से कम बच्चों 2 लाख तो होगा ही ना, कम से कम हमारा निफ्टी 2 लाख तो होगा ही ना। भले 10 साल लगेगा, लेकिन आपका पैसा देखो कितना हो जाएगा फिर। आज अगर 23,700 पे आपने लगा दिया, तो धीरे धीरे तो लोगों को देखो सीएस पढ़ा रहे हैं, सीए वाले शेयर मार्केट के बारे में पढ़ा रहे हैं, सब सब शेयर मार्केट के बारे में पढ़ा रहे हैं, सारे बच्चे शेयर मार्केट के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे जब तक आप लोग बड़े होंगे तो सोचो देश का कितना अच्छा होगा। तो हमारे देश में बच्चों क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, हमारे देश में महंगाई भी कंट्रोल में है, हमारे देश में जीडीपी ग्रोथ भी अच्छा है। तो हमारा हमारा जो इंडिया है बच्चों, इंडिया का एनालिसिस कर रहे हैं अपन, इंडिया का एनालिसिस करना सिखा रहा हूँ। तो इंडिया का एनालिसिस कैसा है बच्चों, बेस्ट है। इंडिया का एनालिसिस करेंगे तो आंसर क्या देखेंगे कि भैया एकदम बेस्ट है। देखो एक एक करके बात कर लेते हैं। जीडीपी, जीडीपी ऑब्वियसली जीडीपी कैसा होना चाहिए, जीडीपी का ग्रोथ लगातार बढ़ना चाहिए। सेविंग और इन्वेस्टमेंट, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। शेयर में करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, रियल एस्टेट में करते हैं, बुलियन में करते हैं, किसी में भी करें, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए बच्चों, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। आपका इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए बच्चों, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। सर आंसर कैसे लिखेंगे, अभी बस आप सुनते जाओ, मैं आपको क्वेश्चन भी लिखाऊंगा और आंसर भी लिखाऊंगा, तो उसका चिंता मत करना, ठीक है। अभी बस आप सुनते जाना। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कैसा होना चाहिए बच्चों, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। तो जैसे जैसे आपका जीडीपी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, इन्फ्लेशन भी आपका थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, लेकिन जितना इन्फ्लेशन आपका माइल्ड हो उतना आपके लिए अच्छा है। माइल्ड का मतलब होता है मॉडरेट, माइल्ड का मतलब होता है बच्चों मॉडरेट, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। क्लियर हुआ। क्योंकि अगर आपका इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा हो गया ना, अगर आपका इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा हो गया ना, तो ये मार्केट के लिए डेट्रीमेंटल है। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है बच्चों, खराब। ये मार्केट के लिए बहुत खराब है। क्लियर हुआ बच्चों सभी को। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट भी अगेन कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा उठाएंगे, लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा उठाएंगे तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। समझो बात को मेरी बच्चों, अगर बैंक 12% का अगर इंटरेस्ट देगा, अगर बैंक 12% का इंटरेस्ट देगा तो लोग ज्यादा लोन लेंगे कि कम लेंगे, सर लोन कम लेंगे। लेकिन अगर 8% अगर वो चार्ज करेगा हमसे, अगर वो 8% चार्ज करेगा, तो लोग लोन कैसा लेंगे, ज्यादा लोन लेंगे। और जब लोन कम ले रहे हैं लोग, तो इन्वेस्टमेंट भी क्या करेंगे, कम करेंगे। लोन अगर ज्यादा हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा। क्योंकि लोग पैसा उठा के क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट ही तो करेंगे। लोग पैसा उठा के क्या करेंगे बच्चों, इन्वेस्टमेंट ही तो करेंगे। आगे बजट, अभी 1 फरवरी को बजट आया ना बच्चों, तो 1 फरवरी को बजट आया, फिर उसके बाद देखो अगर बजट अच्छा आता है तो मार्केट में बहुत तेजी आती है, मार्केट बढ़ता है। तो अगर बैलेंस अच्छा, बैलेंस बजट है ना, तो शेयर मार्केट फिर क्या होता है, बढ़ जाता है। अभी देखो निर्मला जी ने कितना अच्छा किया, उनको सब लोगों ने बुरा बुरा बोला, मैंने भी बोला, बहुत लोगों ने बोला, लेकिन उन्होंने टैक्स रिलीफ दे दिया। जब टैक्स रिलीफ होगा तो सेविंग बढ़ेगा, और जब सेविंग बढ़ेगा बच्चों तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। अभी देखो बच्चों 12 लाख रुपए तक, 12 लाख रुपए तक सरकार बोल रही है हम कोई इनकम टैक्स ही नहीं लेंगे। अब ये इनकम टैक्स अगर नहीं लेंगे तो लोगों के पास पैसा बचेगा ना, लोगों के पास पैसा बचेगा। टैक्स देते तो पैसा नहीं बचता, अब तो पैसा बचेगा। अब ये जो पैसा बचेगा, लोग इसको क्या करेंगे बच्चों, लोग इसको इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, शेयर मार्केट बढ़ेगा।
समझ में आया कि नहीं आया? शेयर मार्केट बढ़ेगा रे बाबू। बाकी फैक्टर जैसे सरकार कितना बैलेंस ऑफ पेमेंट, कितना ट्रेड करती है, मानसून कैसा है, एग्रीकल्चर कैसा है, डेमोग्राफिक फैक्टर का मतलब होता है आपके यहाँ की पॉपुलेशन कैसी है। अभी जैसे मेरे ये जो छोटे छोटे बच्चे जो मुझे देख रहे हैं, अब देखो इनको लिटरेसी मिल रही है, इनको पता चल रहा है शेयर मार्केट में क्या होता है। अभी 10 मिनट बाद इनको पता चल जाएगा शेयर मार्केट में कब इन्वेस्ट करना है। तो ये सारे सारे बच्चे तो पढ़े लिखे हो गए, लिटरेसी हो गए, लिटरेट हो गए। तो ऐसे केस में बच्चों शेयर मार्केट बढ़ना तय है, क्योंकि ये सारे होशियार बच्चे हो जाएंगे तो मार्केट में पैसा लगाएंगे। जब मार्केट में पैसा लगाएंगे तो मार्केट बढ़ेगा। क्लियर हुआ? तो डेमोग्राफिक फैक्टर का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन। आपकी पॉपुलेशन कैसी है? अगर आपकी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी होगी, अगर उनको पता होगा इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, तो आपका ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट करके वो शेयर मार्केट को बढ़ाएंगे। गॉट इट एवरीवन? किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। सुभाषिस ने कहा है यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। यस, अभी कम से कम 5-10 साल तो हम यंगेस्ट रहने वाले हैं। सही बोल रहे हो आप। सुभाषिस ने कहा है निर्मला ताई एक दिन में पूकी बन गई। यस, उनका बजट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बजट था। कोई डाउट है बच्चों? पूछो। काफी अच्छे आंसर्स दिए हैं सुभाषिस ने अभी तक, तो वेरी गुड। कोई डाउट नहीं है? चलो गुड, यहां तक क्लियर हुआ बच्चों। अब इंडस्ट्री लेवल पे आ जाते हैं। अब अपन इंडस्ट्री लेवल पे आ जाते हैं। इंडस्ट्री लेवल पे ज्यादा आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। इंडस्ट्री लेवल का मतलब है कि अगर इंडस्ट्री अच्छा करती है ना बच्चों, अगर इंडस्ट्री अच्छा करती है तो ऐसे केस में ऑब्वियस सी बात है कि अगर इंडस्ट्री अच्छा करेगी तो जो भी शेयर होगा वो शेयर भी अच्छा ही करेगा। जैसे अगर आईसीएसआई आईसीएसआई बच्चों अगर रिजल्ट ज्यादा देती है, आईसीएसआई अगर रिजल्ट ज्यादा देती है तो बच्चे ज्यादा ही पास होंगे ना, तुम्हारा भी जो मार्क्स होगा वो मार्क्स भी बढ़ेगा ही, स्वाभाविक सी बात है। तो वैसे ही अगर इंडस्ट्री अच्छा काम करती है तो शेयर मार्केट, शेयर भी आपका जो है वो बढ़ता है। क्लियर है? बाकी इंडस्ट्री लेवल के अंदर ज्यादा कुछ है नहीं। अब मैं इसका आपको आंसर लिखा देता हूं। अब मैं आपको इसका आंसर लिखा देता हूं। कॉपी पेन उठा लो बच्चों और हेडिंग दे दो टेक्निकल, ओ सॉरी माफ करना, हेडिंग दे दो फंडामेंटल एनालिसिस। कॉपी के अंदर हेडिंग दे दो फंडामेंटल एनालिसिस। अभी तक जितना बात लिखे हैं बच्चों उसको अभी लिख लेते हैं जल्दी से, जितना बात पढ़े हैं, सॉरी जितना बात पढ़े हैं उसको लिख लेते हैं और फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। लिखिए पहला पॉइंट, देयर आर टू टाइप ऑफ एनालिसिस, देयर आर टू टाइप ऑफ एनालिसिस विद फंडामेंटल एनालिसिस and technical analysis. In fundamental analysis, in fundamental analysis, there are three level of analysis. Three level of analysis, which are as follows. Which are as follows. Point number A, country और इकोनॉमी एनालिसिस। कंट्री और इकोनॉमी एनालिसिस, इसके अंदर बच्चों आपको, क्योंकि ये फंडामेंटल एनालिसिस 5 नंबर का आएगा ना, तो उसी के हिसाब से लिखना है आपको, है ना। तो इसके अंदर जैसे आपने पॉइंट लिख दिया जीडीपी, पहला पॉइंट क्या आ गया? जीडीपी ग्रोथ रेट। पहला पॉइंट आ गया आपका जीडीपी ग्रोथ रेट। If growth rate is rising, if growth rate is rising, there will be positive impact in, there will be positive impact in share market. Point number 2, inflation। आप लिखते जाना बच्चों, है ना, कोई डाउट आएगा तो जरूर पूछना। इन्फ्लेशन, इट शुड बी
माइल्ड। हाई इन्फ्लेशन कैन बी, हाई इन्फ्लेशन कैन बी detrimental to share market, can be detrimental to share market। detrimental का मतलब होता है खराब बच्चों, है ना, खराब हो सकता है। detrimental to share market। तीसरा, इन्फ्लेशन हो गया, जीडीपी ग्रोथ रेट हो गया, इसके अगला पॉइंट क्या था? इंटरेस्ट रेट। हाँ, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट भी कैसा होना चाहिए बच्चों? इंटरेस्ट रेट आपका लो होना चाहिए। इट शुड बी लो so that people can have lower cost of capital, lower cost of capital। फिर उसके बाद क्या पॉइंट था आपका? बजट। तो बजट कैसा होना चाहिए बच्चों? बैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड बजट रिजल्ट्स इन, बैलेंस्ड बजट रिजल्ट्स इन फेवरेबल शेयर मार्केट, रिजल्ट्स इन फेवरेबल शेयर मार्केट। क्लियर हुआ बच्चों? अब इतना पॉइंट काफी है, 4 पॉइंट आपने इसके अंदर लिख दिया। अब इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर आ जाओ। इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर अपन क्या बोलेंगे? व्हेन द इंडस्ट्री operates at favorable conditions, the shares of company in that industry also performs well, also performs well। आई होप आप लोग नोट कर रहे होंगे बच्चों, आई होप आप लोग नोट कर रहे होंगे। एक लाइन बस और बचा है और उसके बाद में आप लोग का डाउट सेक्शन वगैरह कुछ होगा तो देख लेता हूं। कंपनी एनालिसिस, इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन ऑफ, इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन ऑफ promoters, value of company, history or background, history or background, balance sheet, एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, 5 नंबर के लिए जितना मैंने लिखा है इसमें से अगर कुछ थोड़ा बहुत याद नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा, ऐसा ही लिखा है मैंने। एक बार इसको देखिए, थोड़ा भी डाउट है तो बच्चों पूछो। हाँ, डेट्रीमेंटल यानी हार्मफुल। रितिका, न्यूमेरिकल, हाँ न्यूमेरिकल बस आ ही गया, आ गया, आ गया, न्यूमेरिकल आ गया भाई, आ गया। मैं समझ रहा हूँ, थोड़ी एक्सपेक्टेशन भी तुम लोग यही रहती है कि एफएम के अंदर पढ़ रहे तो न्यूमेरिकल ही पढ़े, पर क्या है, थ्योरी कवर करना पड़ेगा ना। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। नोटेड सर एंड नो डाउट। ओहो क्या बात है, हाँ गुड सुभाषिश, आज सुभाषिश फुल फॉर्म में है भैया। गरिमा, गरिमा बदमाश। ये जनरली मैंने देखा है कि शेयर मार्केट में बहुत लड़कियों को इंटरेस्ट नहीं रहता है, मेरे को समझ नहीं आया कभी। ठीक है, पर होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चलो जल्दी से नोट कर लो बच्चों, अब न्यूमेरिकल की तरफ आ रहे हैं। मेन हेडिंग गलत है,
फंडामेंटल एनालिसिस ही तो है हेडिंग। ये फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर ही तो था तीनों। टेक्निकल एनालिसिस तो अब चालू होगा, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर न्यूमेरिकल है। ये फंडामेंटल एनालिसिस ही तो कर रहे थे, 3 लेवल होते हैं ना इसके अंदर, फंडामेंटल ही कर रहे थे, अभी टेक्निकल चालू होगा। ये देखो हो गया चालू आपका टेक्निकल। चलो हेडिंग दो बच्चों, रिलेटिव्स। अब इसके अंदर ना बहुत सारे इंडिकेटर आने वाले हैं बच्चों, आप हेडिंग दो इंडिकेटर्स इन, हेडिंग दे दो बच्चों, अब न्यूमेरिकल चालू हो रहा है। इंडिकेटर्स इन टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर्स इन टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर्स इन टेक्निकल एनालिसिस। हेडिंग दे दो बच्चों जल्दी, फटाक से चलो। अच्छा ओके, नहीं सर इंटरेस्ट है बोल रहे हैं लड़कियां, इंटरेस्ट है बोल रहे हैं। शैलेश निफ्टी 50 का मार्केट कैप कितना है कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। आई थिंक अराउंड 100 से 200 लाख करोड़ के आसपास होगा, कुछ बीच में। सुभाषिश ने बोला है 12 में इन्वेस्ट किया था, 3 गुना हो गया। यस 3 गुना हो गया होगा, सही बात है। हाँ पॉइंट्स में एक बार और दिखा दूंगा, एंड में दिखा दूंगा पीयूष, ठीक है। थोड़ा सा जगह छोड़ दो कॉपी का, और हेडिंग दे दो इंडिकेटर्स इन टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। मैं दिखा दूंगा आखिरी में, फिर से दिखा दूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों का हो गया है ना। तो पहला है बच्चों एडवांस डिक्लाइन रेशियो, पहला है आपका एडवांस डिक्लाइन रेशियो। भगवान को बोलो हे भगवान, हे भगवान अगर मैंने कोई पुण्य किए हैं, अगर मैंने कभी किसी का अच्छा किया है तो भगवान ये आ जाए, क्योंकि अभी तक आया भी नहीं है। और जो जून 25 में आएगा वो सब नया ही आएगा। तो यस बच्चों ये अभी तक आया नहीं है, नया कंसेप्ट है बच्चों, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है। वेरी सिंपल, आपको क्वेश्चन में बच्चों क्या दिया होगा, क्वेश्चन में आपको बोलेगा इन निफ्टी 50, इन निफ्टी 50 on 4th February 30 shares, 30 shares increased and 20 shares decreased, and 20 shares decreased. What is ADR? ADR यानी एडवांस डिक्लाइन रेशियो। सर ये क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा बच्चों, 5 नंबर का भी आ सकता है। थोड़ा सा थ्योरी और थोड़ा सा प्रैक्टिकल। आपको सुन के ऐसा लग सकता है कि सर 5 नंबर का थोड़ी होगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन 5-5 नंबर के आए हैं। चलो सोल्यूशन, एडवांस डिक्लाइन रेशियो नामी क्या है, एडवांस डिक्लाइन। एडवांस का मतलब क्या होता है बच्चों, बढ़ना। एडवांस का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो कितने शेयर बढ़े हैं, 30 शेयर बढ़े हैं, तो 30। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है बच्चों, गिरना, डिक्रीज। कितने डिक्रीज हुए हैं, 20। तो 30:20 यानी रेशियो क्या बन गया बच्चों, 1.5। 1.5:1 है ना, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, 1.5। यह आपका आंसर आ गया। इसको बोलते हैं बच्चों एडवांस डिक्लाइन रेशियो। क्या बोलते हैं इसको अपन, एडवांस डिक्लाइन रेशियो। जल्दी से लिख लो बच्चों। अमीना ने कहा है इंटरेस्ट है, हंसिका ने कहा इंटरेस्ट है, प्रियांशी कह रही है किसी ने, वैसे किसी ने पुण्य किए हैं, किसी ने पुण्य। अच्छा आज अर्शी ने किए हैं भाई पुण्य, उसने गरीबों को पैसे बांटे हैं, पुण्य किए हैं उसने। चलो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, निफ्टी 50 के अंदर बच्चों इस बार शेयर्स जो बढ़े हैं, शेयर जो बढ़े हैं वो है 20, और शेयर जो गिरे हैं वो है 30। चलो एडीआर बताओ बच्चों, एडीआर कैलकुलेट करके बताओ, एडीआर कैलकुलेट करके बताओ। चलो हाँ इतना ही करना है इतना ही करना है। एडवांस का मतलब होता है बढ़ना। अभी बच्चे रिपीट पूछ रहे हैं, लेकिन इसमें भी रिपीट बोल रहे हैं। एडवांस का मतलब होता है बच्चों बढ़ना। 30 शेयर बढ़ गए ना तो हमने पहले 30 लिखा, और 20 शेयर गिर गए ना तो पीछे 20 लिखा।
तो 30:20 का रेशियो बन गया। तो रेशियो क्या हो गया, 30/20 करके देख लो तो 1.5 आएगा, वही आंसर है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ, 20 शेयर बढ़ा तो एडवांस कितना हो गया, एडवांस हो गया आपका, मैं इसी डिवीजन के फॉर्म में लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, कुछ बच्चों को ये भी नहीं समझ में आया क्योंकि, तो बढ़ा कितना बच्चों, 20 बढ़ा, और गिरा कितना, 30 गिरा, तो 20/30 कर दो। रेशियो के फॉर्म में नहीं समझ में आता है, डेसिमल के फॉर्म में कर लो। तो 20/30 बच्चों 0.66 हो गया आपका रेशियो। रेशियो क्या हो गया, 0.66 हो गया। आया समझ में सभी को? डिवीजन के फॉर्म में कर लो बच्चों, डिवीजन के फॉर्म में कर लो। ठीक है, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था कि सर रिपीट कीजिए, तो इसलिए मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। सेंसेक्स जो होता है बच्चों, उसके अंदर 30 शेयर होते हैं। कितने शेयर होते हैं, 30। अब मान लो उसमें से जो शेयर बढ़े वो बढ़े आपके 8 शेयर बढ़े और 22 शेयर गिर गए। 8 शेयर बढ़े और 22 शेयर गिर गए। आप मुझे बताओ बच्चों कैलकुलेट करके एडीआर कितना होगा। आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ बच्चों एडीआर कितना होगा। क्या है, बिना इंजन के उड़ती है, बिना स्टाइपेंड के इंटर्न पे गिरती है। क्या होगा बच्चों, 8/22.36। वेरी गुड, सारे बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। एडवांस ऊपर हो जाएगा बच्चों, डिक्लाइन नीचे हो जाएगा, एडवांस डिवाइड बाय डिक्लाइन। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 8/22, तो ये हो जाएगा 0.36। वेरी गुड, ये हो जाएगा 0.36। अब बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट, ये कंसेप्ट नंबर 1 कंप्लीट। कंसेप्ट नंबर 2, मार्केट ब्रेथ इंडेक्स। कंसेप्ट नंबर 2, मार्केट ब्रेथ इंडेक्स। मार्केट ब्रेथ इंडेक्स, हेडिंग दीजिए मार्केट ब्रेथ इंडेक्स। हेडिंग दीजिए बच्चों मार्केट ब्रेथ इंडेक्स। मार्केट ब्रेथ इंडेक्स कैसे करते हैं बच्चों, देखो इसमें भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो के जस्ट ऊपर का ही एक है। इसके अंदर भी क्या है, बस एडवांस डिक्लाइन रेशियो का ही जस्ट एक स्टेप फॉरवर्ड है और कुछ नहीं। ठीक है, अपन क्या करते हैं ना, जनरली अपन क्या करते हैं, एडवांस डिवाइड बाय डिक्लाइन करते हैं ना, एडवांस डिवाइड बाय डिक्लाइन करते हैं। मार्केट ब्रेथ का इंडेक्स फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखो बच्चों, पहले फॉर्मूला लिखो बच्चों, 2 इंटू एडवांस माइनस डिक्लाइन डिवाइडेड बाय अनचेंज्ड, डिवाइडेड बाय अनचेंज्ड। 2 इंटू एडवांस माइनस डिक्लाइन डिवाइडेड बाय अनचेंज्ड। वो ब्रीथ होता है, ब्रीथ। हाँ पुष्कर, अब बच्चों क्या बोलेगा ना, क्वेश्चन में एक दो चीजें बस चेंज करेगा। तुमको क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, बोलेगा निफ्टी 50 में तो आपको मालूम है 50 शेयर होते हैं, तो आपको बोलेगा 10 शेयर जो है ना उसका प्राइस चेंज नहीं हुआ। 10 शेयर का प्राइस बच्चों चेंज नहीं हुआ। बोलेगा 20 शेयर का प्राइस जो है ना, 20 शेयर नहीं, 20 शेयर नहीं, थोड़ा चेंज करता हूं। मान लो बोला 25 शेयर, 25 शेयर का जो प्राइस है ना वो बढ़ गया, और 15 शेयर का जो प्राइस है वो गिर गया। 15 शेयर का जो प्राइस है बच्चों वो गिर गया। अब आपको मार्केट ब्रेथ इंडेक्स निकालना है, तो फिर फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू कितना, ये बढ़ा है ना, बढ़ने को ही अपन क्या बोलते हैं बच्चों, एडवांस। तो कितना बढ़ा है बच्चों, 25 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 25 बढ़ा है। डिक्लाइन कितना गिरा है, 15 गिरा है। और कितना अनचेंज रहा, 10 अनचेंज रहा। तो 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 10, तो आंसर हो जाएगा 2। ये आपका मार्केट ब्रेथ इंडेक्स है। ये आपका क्या है बच्चों, मार्केट ब्रेथ इंडेक्स है। यानी मार्केट ऊपर जाने का चांस है, मार्केट जो है बच्चों वो ऊपर जाने का चांस है।
डन एवरीवन। एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करो। मान लीजिए 100 स्टॉक्स हैं, 30 शेयर्स, 30 नहीं, थोड़ा बढ़ा देता हूं इसको, 50 कर देता हूं। 50 शेयर बढ़े हैं, 20 शेयर अनचेंज्ड हैं और 30 शेयर का प्राइस गिरा है। चलो मार्केट ब्रेथ इंडेक्स निकालो बच्चों, मार्केट ब्रेथ इंडेक्स निकालो। आर्यन ने कहा है 1.33, बाकी लोगों ने कहा है 2, बाकी लोगों ने कहा है 2। बिल्कुल करेक्ट, 2 ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 100 शेयर है, उसमें से 60 शेयर्स बढ़ गए, 10 शेयर्स गिर गए और 30 शेयर्स जो है वो अनचेंज्ड रहे। 30 शेयर्स जो है वो अनचेंज्ड रहे। आप मार्केट ब्रेथ इंडेक्स निकालिए। मुस्कान को समझ में आ गया? वेरी गुड। कोई भी ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको समझ ना आया हो? प्रियांशी बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है मजाक कर रहे हैं। 3.33। आप, मेरे को ऐसा लग रहा है कल हम लोगों ने इतना टफ क्वेश्चन कर लिया ना कि मैं आपको आज कुछ भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको इजी लगेगा। चलो तो क्या करेंगे अपन, 2 इंटू एडवांस कितना हुआ है बच्चों 60, डिक्लाइन कितना हुआ है 10, डिवाइडेड बाई 30, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 30, तो 1.33। 100 डिवाइडेड बाई 30, 1.33, 3.33 सॉरी, 3.33, 3.33। चलो अगले वाले पे आते हैं बच्चों, अगले वाले पे आते हैं, थर्ड वाले पे आ जाते हैं हम लोग। थर्ड वाला फिर थ्योरी है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज इज नथिंग बट, आप क्या करते हैं एवरेज को देखते हैं और एवरेज को देखकर ही अंदाजा लगाते हैं कि बच्चों प्राइस उससे ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये काम का नहीं है बहुत ज्यादा, MACD बोलते हैं इसको, मूविंग एवरेज को। मैं आपको दो तरीके से समझाता हूँ इसको, इसको सुन के बस भूल जाओ, है ना, क्योंकि एग्जाम में आने जैसा नहीं है। तो हर शेयर जो होता है ना, हर शेयर धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है, ये उसका एवरेज है, कभी गिरेगा कभी बढ़ेगा, ऐसा कर करके धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन जो शेयर प्राइस होता है ना बच्चों, जो शेयर प्राइस होता है, शेयर प्राइस तो कैसा भी होता है, शेयर प्राइस ऐसा 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 कैसा भी जाता है ना। तो जब भी याद रखिएगा ये जो एवरेज है, एवरेज के अगर ऊपर चला गया ना शेयर, ये जैसे ऊपर चला गया, ये वाला जोन में देखो ऊपर चला गया है, एवरेज के बहुत ऊपर चला गया है, अगर एवरेज से बहुत ऊपर चला जाएगा ना शेयर, तो पक्का बात है कि शेयर में फॉल आएगा, शेयर में फॉल आना पक्का है। और अगर बच्चों मान लो कि एवरेज से बहुत नीचे चला गया ना प्राइस, तो ऐसे केस में बच्चों धीरे धीरे करके शेयर में क्या आएगा, बढ़ोतरी आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, एज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो बच्चों, बाई, क्योंकि इसके बाद क्या आने वाला है, शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है। इसके बाद शेयर का प्राइस क्या होने वाला है बच्चों, बढ़ने वाला है। गॉट इट। फिर अगर आप इस जोन को देखोगे ना, अगर आप इस जोन को देखोगे तो यहाँ पे एवरेज से प्राइस ऊपर चला गया है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो बच्चों, सेल कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो जब भी एवरेज से प्राइस नीचे रहेगा बाई कर लेना, और एवरेज से प्राइस ऊपर रहेगा तो क्या कर देना बच्चों, सेल। मुझे बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया ये वाला पार्ट? किसी ने कहा, अक्सा ने कहा है 10 मार्क्स का आना चाहिए।
तुम्हारी बात मेरे को लग रहा है इंस्टीट्यूट सुन लिया है यार। आईसीएसआई हैव लिसन टू यू आई थिंक। आईसीएसआई ने 10 नंबर का ही पूछा है क्योंकि, ठीक है, इस चैप्टर से सिक्योरिटी एनालिसिस से 10 नंबर का ही आया है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा पेपर, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाओ और मैं आपको दिखाता हूँ। अगला है बच्चों आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगला टॉपिक है आरएसआई। इसका फॉर्मूला नोट कर लो पहले। आरएसआई का फॉर्मूला नोट कर लो। ये फॉर्मूला नोट करो बच्चों जल्दी से पहले। ये स्टेप नंबर 1 है और ये स्टेप नंबर 2 है। पहले बच्चों इसको नोट कर लो, फिर मैं करना सिखाऊंगा। पहले इसको नोट करो, फिर मैं करना सिखाऊंगा। जल्दी से नोट कर लो पहले, एकदम फटाक से नोट करो। नोट करिए बच्चों जल्दी, नोट हो जाएगा तो बताना। अरे सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। ये वाला स्टेप 2 है बच्चों, सॉरी। ये स्टेप 2 है, ये स्टेप 1 है। ठीक है, बस उल्टा कर देना। अगर तुमने लिख लिया ना तो हेडिंग को बस उल्टा कर देना। ये स्टेप 1 है, पहले ये निकालना पड़ेगा फिर ये निकलेगा, ठीक है। मेरा भी ध्यान आप लोग के चैट पे था। स्टेप 1 है बच्चों नीचे वाला ना। थोड़ा नाम चेंज कर दो अगर आपने लिखा है तो, ठीक है। अगर आपने लिखा हुआ है नाम तो उसको चेंज कर देना। ये पहले निकालेंगे। क्वेश्चन देखते हैं चलो इसका। ये देखो, एक बार मैं आपको ना पहले जो आपका बुक का इलस्ट्रेशन है उसे समझा रहा हूं। उसके बाद मैं एक अलग से आपको क्वेश्चन दूंगा, उससे करेंगे अपन। बच्चों देखो ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो बच्चों, अभी बदमाशी नहीं, 2 मिनट अच्छे से देखो। देखो 300 रुपए का प्राइस था 1 अक्टूबर को, फिर 6 अक्टूबर को प्राइस कितना हो गया 304, तो गेन हुआ, कितना गेन हुआ 4 रुपए। फिर 7 अक्टूबर को कितना हो गया 319, यानी बढ़ गया, कितने से बढ़ा 15 से। फिर 8 अक्टूबर को 317 हो गया, यानी 319 से 317 हुआ, यानी प्राइस घटा। कितना प्राइस घटा बच्चों 2 रुपए। इस तरीके से आपको हर एक का गेन और आपको लॉस निकालना है। अब अगर आप देखोगे तो गेन कितना हुआ है, तो टोटल कर लो। 4 प्लस 15 प्लस 2 प्लस 14 प्लस 1 प्लस 16, ये अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा 52 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका गेन, टोटल करके आप कैलकुलेटर में देख सकते हो। आपका गेन आ रहा है बच्चों 52। कितने बार गेन हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो 52 को मैंने डिवाइड कर दिया कितने से, 8.67 से। लॉस कितना हुआ है टोटल, 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए, यानी टोटल 6 रुपए का लॉस हुआ है। 3 बार लॉस हुआ है, तो लॉस कितना आ गया एवरेज 2 रुपए। अब आपको आरएफ निकालना है। क्या निकालना है, आरएफ। आरएफ कैसे निकालते हैं, एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस। अभी मैं बस एक बार आपको ऊपर से दिखा रहा हूं, फिर पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो चिंता मत करना। 8.67 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 4.335। अब इसको आप फॉर्मूला में लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको फॉर्मूला में लगाएंगे और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार बस मैंने आपको ऊपर से दिखाया है। अब मैं एक पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। चलो, आप लोगों को, कई लोगों को समझ नहीं आया होगा कि क्या हो रहा है। अभी मैं फुल फ्लेज क्वेश्चन करके दिखाने वाला हूं। तो चलो बच्चों, कॉपी निकालो, निकली हुई होगी वैसे। अब यहां पे आप क्वेश्चन करो आरएफआई का। आपको क्वेश्चन में ना डेट दिया होगा और शेयर प्राइस दिया होगा। डेट और शेयर प्राइस आपको दिया हुआ होगा। आपको क्या निकालना है, गेन निकालना है, और आपको बच्चों लॉस निकालना है। गेन और लॉस आपको निकालना है। तो डेट अपन कुछ भी रैंडमली ले लेते हैं, ठीक है। डे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने डेज ले लिए, ठीक है। डेट ना लेके मैं डेज ले लेता हूं। शेयर का प्राइस था 200, फिर हुआ 224, फिर हुआ 218, फिर हुआ 225, फिर हुआ 205, फिर हुआ 203, फिर हुआ 240, फिर हुआ 250, फिर हुआ 240,
और फिर हुआ 235। ठीक है बच्चों, 1 मिनट यहाँ पे पहले मेरे को देख लो, फिर आप लोग नोट डाउन करना। ठीक है, एक बार पहले देख लो पूरा का पूरा, फिर आप नोट डाउन करना आराम से। रेडी? चलो आप पहले देख लो बच्चों। ठीक है, 10 नंबर हर्षिता, 10 नंबर का आएगा। ठीक है, देखो यहां देखो, आपको क्या निकालना है बच्चों? गेन। तो 200 रुपए से 224 हुआ तो कितने का गेन हो गया बच्चों? 24 रुपए का। 224 से 218 हुआ तो कितने का लॉस हो गया? 6 रुपए का। हम लोग ऐसे लाइन लाइन बना लेते ताकि प्रॉब्लम ना हो। चलो, फिर 218 से कितना हो गया? 225 हो गया। 225 हो गया यानी क्या हो गया हमारा? बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? 7 से हमारा ये प्राइस जो है वो बढ़ गया। फिर 205 हो गया यानी 20 से घट गया। फिर 203 हुआ यानी 2 से घट गया। फिर 203 से 240 हुआ यानी कितने से बढ़ गया? 37। 240 से 250 हुआ यानी 10 बढ़ गया। 250 से 240 हुआ यानी 10 घट गया। और फिर 240 से 235 हुआ यानी 5 घट गया। तो सबसे पहले निकाल लेते बच्चों टोटल। सबसे पहले निकाल लेते बच्चों टोटल। गेन को ऐड कर दो, 24, 7, 37 और 10 ऐड कर दो। 24 प्लस 7 प्लस 37 प्लस 10, तो ये हो गया बच्चों 78। ये हो गया 78। लॉस का टोटल करो, 6, 20, 2, 10, 5। 6, 20, 2, 10, 5। ये हो गया बच्चों 43। कितने नंबर ऑफ डेज, कितने नंबर ऑफ डेज गेन हुआ है बच्चों? 1, 2, 3, 4, 4 दिन गेन हुआ है। लॉस कितना हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 दिन आपको लॉस हुआ है, 4 दिन आपको गेन हुआ है। अब अपन निकालेंगे बच्चों एवरेज। अब अपन निकालेंगे बच्चों एवरेज। कैसे करेंगे एवरेज? टोटल को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करके। टोटल को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करके। तो 78 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा 19.5। और 43 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा आपका 8.6। मुझे बताओ बच्चों, एवरेज तक समझ में आया कि नहीं आया? मनप का थोड़ा सा गलत है, मुस्कान का भी हल्का सा मिस्टेक है, बाकी लोग का सही दिख रहा है मुझे ऊपर ऊपर से। तो सुभाषिस ने आरएस निकाल भी लिया है। वेरी गुड, कोई बात नहीं, वेरी गुड। चलो अब बच्चों क्या निकालेंगे अपन? आरएस निकालेंगे। आरएस कैसे निकालते हैं? रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है इसका मतलब ना, आरएस यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं बच्चों हम लोग? रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं? एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस। एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस। तो एवरेज गेन हमारा 19.5 आया, एवरेज लॉस हमारा 8.6 आया। 19.5 डिवाइडेड बाई 8.6, ये हो जाएगा बच्चों 2.26। ये हो जाएगा 2.26। अब आप लोग क्या करो बच्चों, आरएसआई का फॉर्मूला में लगा दो। आरएसआई का फॉर्मूला क्या है? 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आरएस। 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आरएस। ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना पड़ेगा ना। तो 100 माइनस 100, 1 प्लस आरएस कितना है? 2.26। तो 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 3.26। 100 डिवाइडेड बाई 3.26, ये हो रहा है बच्चों 30.67। तो आपका आरएसआई आ गया 69.32 या 33। ये आ गया, ये हो गया आपका आंसर खत्म। ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। आज की डेट में हमारे पास इतना एडवांस ऐप रहता है ना कि आरएसआई अपने आप कैलकुलेट हो जाता है, कोई कैलकुलेट करता नहीं है। पर हम लोग के एग्जाम में आया है। कितना मिनट लगा आप लोग को इस क्वेश्चन को करने में? कितना टाइम लगा आपको? क्या लगी डिफिकल्टी? मुश्किल लगा, इजी लगा? मुश्किल लगा कि डिफिकल्ट लगा? बोल रहा हूं मैं, हे भगवान क्या हो गया है मुझे। इजी लगा कि मुश्किल लगा? इजी लगा कि मुश्किल लगा?
रिकी, आरएसआई क्यों निकालते हैं? आरएसआई डिसीजन मेकिंग के लिए निकालते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आरएसआई क्यों निकालते हैं। एक क्वेश्चन अपन ना एग्जाम का देख लेते हैं। वैसे 1 से 2 मिनट लगा, बच्चे बोल रहे हैं। एग्जाम का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से एग्जाम में आया था मैं एक बार देख लेता हूँ। अभी ये देखो बच्चों, अपन पढ़ने वाले अरुण इंडिकेटर। ये देखो, ये नाम बस देख लो, अरुण इंडिकेटर। ये अपन पढ़ने वाले अभी ना, ये 5 नंबर का आया है, अरुण इंडिकेटर। अभी पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक वही है हमारा, इसमें नहीं है। कहाँ पे होगा, इसमें होगा शायद। हम्म, ये मिल गया बच्चों, क्वेश्चन 5 नंबर का आया है। चलो इसको करते हैं। ये वैसे मैंने सोल्यूशन किया हुआ है, तो मैं सोल्यूशन को मिटा देता हूँ और फिर करते हैं हम लोग। ठीक है, मैं पूरा सोल्यूशन किया हुआ था, पर इसको मैं पूरा मिटा देता हूँ। एक सेकंड बस रुकिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अरे कहाँ गया? चलो चलो बच्चों, करते हैं। रेडी हैं आप लोग? करें? आरएफआई का कैलकुलेशन है। रेडी एवरीवन? चलो, अभी 8:22 हो रहा है। 8:22 हम लोग करना शुरू कर रहे हैं। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। सबसे पहले बच्चों, आप लोग को ये पूरा टाइमिंग दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। तो एक तो अपन गेन निकालते हैं बच्चों, और दूसरा अपन क्या निकाल लेते हैं, लॉस। चलो बच्चों, मेरे साथ साथ करो, मेरे पहले करो, मैं तो बोलता हूँ मेरे से भी पहले करो। चलो देखते हैं, रेस लगाते हैं बच्चों, मैं फर्स्ट आऊंगा या तुम फर्स्ट आओगे। चलो देखते हैं। 4344 -4254, तो पहले 90 रुपए का हो गया लॉस। चलो देखते हैं, मैं फर्स्ट या तुम फर्स्ट। ठीक है, रेस लगाते हैं। ठीक है, रेस लग रही है बच्चों, एकदम पक्की वाली रेस है ना। लाइटली नहीं लूंगा मैं भी एकदम फास्ट करूंगा। चलो, फिर से गिर गया, 43 का लॉस। ये गिरा यहाँ, यहाँ भी गिरा, फिर यहाँ बढ़ा। 4211, 4308 हुआ, बढ़ा। कितना बढ़ा? 97 बढ़ गया। फिर यहाँ फिर से बढ़ गया, 4487 -4308। इंस्टीट्यूट ऐसा नंबर दिए ना ताकि आप लोग थोड़ा मिस्टेक करो, पर आप लोग मिस्टेक मत करना। आप लोग मिस्टेक मत करना, इंस्टीट्यूट कुछ भी चाहे, हम लोग तो अपना ही करेंगे। 274 यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे गिर गया, फिर यहाँ पे फिर से गिर गया। कभी गिरता है कभी बढ़ता है भाई, कैसा बैगन जैसा है भाई। टुडम 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 टुडम।
चलो बच्चों, ये मेरा गेन और लॉस आ चुका है ना। अब मैं टोटल करने वाला हूँ। तुम लोग से बहुत फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ मैं? हाँ, देखते हैं तुम लोग फर्स्ट आ रहे हो कि मैं फर्स्ट आता हूँ, देखते हैं। 1175 का मेरा गेन आ रहा है टोटल। मैं अभी चैट नहीं देख रहा हूँ आप लोग का ना, पर आप लोग का आंसर आ जाएगा तो चैट में बता देना। अगर आपका आंसर आ गया तो चैट में बता देना। एवरेज कर लेते हैं, एवरेज गेन निकाल लेते हैं। तो 1175 और कितने बार गेन हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार गेन हुआ है। तो ये आ रहा है 167.85। एवरेज लॉस देख लेते हैं। तो 1025 डिवाइडेड बाई कितने बार हुआ है ये? 1 2 3 4 5 6, 6 बार हुआ है। 170.83, 3 4 5 6। आर एस निकाल लेते हैं। 167.85 डिवाइडेड बाई 170.83। एक बार देख लूँ मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे आर एस आ रहा है 167.85 डिवाइडेड बाई 170.83, 0.98 आ रहा है। आर एस आई निकाल लेते हैं। 100 माइनस 100 प्लस 1 प्लस आर एस यानी 0.98। 100 डिवाइडेड बाई 1.98, तो 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 1.98, ये हो जा रहा है 50.5। फिर 100 गया तो ये आ रहा है 49.5 मान के चलो। आरएसआई कुछ ऐसा आ रहा है मेरा। कुछ गलत आ रहा है क्या? कहाँ गलती हुआ? एक सेकंड। मेरे बच्चों का आंसर कितना आ रहा है? गरिमा बोल रही है मजा आ गया। मेरे से जीत गई लग रहा है गरिमा। आप लोगों का गेन का टोटल और लॉस का टोटल कितना है? गेन का टोटल और लॉस का टोटल क्या है? फिफ्टी वन आपने गेन में डाल दिया। 51 मैंने गेन में डाल दिया। ओ, ओके। उड़ी बाबा, ये तो गलती हो गया। ये मेरा बच्चा लोग तो मेरे को डिफीट कर दिया। ओ माय गॉड। बच्चा लोग आर ट्रू विनर्स ऑफ दिस गेम। तो यहाँ पे 51 मैं कम कर देता हूँ और यहाँ 51 बढ़ा देता हूँ। ओ माय गॉड, ये छोटा छोटा बच्चा लोग ने डिफीट कर दिया टीचर को। 1175 में से 51 हटा देता हूँ तो ये 1124 आ जाएगा। मुझे लग भी रहा था कि कुछ तो भी गलत हो रहा है करके। चलो फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1124 डिवाइडेड बाई 1124 को डिवाइड कर देता हूँ 7 से। नहीं नहीं, 7 से नहीं, ये तो ये भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 6 हो जाएगा, सब कुछ ही चेंज हो गया। डिवाइड बाई 6, तो ये आ रहा है 187.33 और ये है 1076 डिवाइडेड बाई 7, ये हो रहा है 153.71। ओहो हो, ये बच्चा पार्टी तो बहुत सबसे पहले कौन लाया आंसर? सबसे पहले आंसर कौन लाया?
कौन है विजेता? शेरों में शेर 1.21 आ रहा है। तो ये 2.21 हो गया। 100 डिवाइडेड बाई 2.21 45.24। इसको 100 से माइनस कर दो तो ये हो जा रहा है 54.75। इसी के नियर अबाउट आंसर आएगा। हाँ, ये आंसर थोड़ा सही दिख रहा है मेरे को। महक, आप थ्योरी पे फोकस नहीं कर रहे हो क्या? वो नहीं आता एग्जाम में, आता है ना? अभी तक तो वही पढ़ा रहा था। 54 55 के आसपास ही आएगा। अगर आपने 1.22 लिया होगा ना तो वो आंसर आएगा आपका। ठीक है, 1.22 अगर आपने लिया होगा तो वो आंसर आएगा आपका। चलो बढ़िया। 54 पॉइंट समथिंग या 55 के आसपास तक आएगा आपका आंसर। किसी को भी डाउट है तो बताना। ये अपन ने, मैंने तो थोड़ा लेट कर दिया, मैंने तो थोड़ा सा लेट कर दिया। 8:22 से चालू किया था, 8:30 तक लगभग कंप्लीट हुआ ये। तो 8 मिनट लग गए मुझे तो, पर मुझे लगता है मेरे स्टूडेंट्स मेरे से पहले कर लिए थे। मैंने एक सिली मिस्टेक कर दी। ठीक है, रेस में थोड़ा सिली मिस्टेक कर दिया। नहीं नहीं, मिलेगा ना नंबर। अरे अभी चैप्टर थोड़ी खत्म हुआ है। बच्चे बोल रहे सर बाकी थ्योरी स्किप कर दे। अरे अभी चैप्टर थोड़ी खत्म हुआ है। चैप्टर बाकी है। आप लोगों को कितना टाइम लगा? नहीं नहीं, मैं थ्योरी में कराऊंगा, अलग से कराऊंगा। हर चैप्टर का थ्योरी मैंने बचा के रखा है। अभी बस 3 क्लास और बाकी है, 3 क्लास के बाद थ्योरी करेंगे अपन अलग से। तो दिस वन केम इन योर एग्जाम, और एग्जाम में ये 5 नंबर का आया है बच्चों। तुमको 5 में कितना मिलेगा मुझे बता दो। प्लीज टेल मी हाउ मेनी मार्क्स विल यू गेट आउट ऑफ दिस क्वेश्चन। आर्यन बोल रहा है 2। 2 मिनट, 2 मिनट। सब डिजिट को माइनस करने वाला टाइम टेकिंग था। 2% गौरव, 2% का डेविएशन चलता है। 2-3 मिनट साक्षी कह रही है, 2 मिनट कह रहे हैं ज्यादातर बच्चे। 5 मिलेगा बच्चे कह रहे हैं। 4 से 5 मिनट लगा इसमें तो गरिमा कह रही है। 1.5 मिनट अहमद कह रहा है। 5 करोड़ बोल रहा है सुभाशीष। भूमि बोल रही है 10 मिल जाएगा। भूमि मेरे को लगता है कोई आंसर शीट के अंदर एक 500 का लिफाफा भी डाल के आएगी जो उसको एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा। ये आया है चांदनी दिसंबर या जून में आया, एक फिर मैं देख ले रहा हूँ। ये आया बच्ची जून 24 में। ये जून 24 में आया है। 24 बोल रहा हूँ, हाँ जून 24 में आया है। जून 24 का पेपर है। जून 24 का पेपर है ये। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले कुछ बच्चे बोल रहे थे ना कि सर इस चैप्टर से एडवांस डिक्लाइन तो बहुत इजी है सर। ये देख लो, एडवांस डिक्लाइन रेशियो आया हुआ है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आया हुआ है। इसी का अगला टॉपिक प्राइस रेट ऑफ चेंज है, वो भी आया हुआ है। तो 5 नंबर का एडवांस डिक्लाइन रेशियो, प्राइस रेट ऑफ चेंज और ये। तो अभी ऑलरेडी आपको 7.5 मार्क्स का आता ही है। आपको 7.5 मार्क्स का आता ही है। आपको 2.5 नंबर और दिला देता हूँ, फिर क्लास को ओवर कर देंगे। 2.5 नंबर आपको और दिला देता हूँ, फिर क्लास को ओवर कर देंगे। ये देख लो, ये आपका एडवांस डिक्लाइन रेशियो हो गया। अब यहाँ पे आओ। अरुण इंडिकेटर कल करा दूंगा। अरुण इंडिकेटर एग्जाम में ऑलरेडी पूछ लिया है, आपको दिखाया भी था कि एग्जाम में पूछा हुआ है, कल करा दूंगा। प्राइस रेट ऑफ चेंज, ये देखो बच्चों, इससे इजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है। प्राइस रेट ऑफ चेंज इनफैक्ट अभी भी एग्जाम में आया था। अभी जो दिसंबर 24 का एग्जाम था उसमें भी ऐसा क्वेश्चन था। तो प्राइस रेट ऑफ चेंज क्या है? क्लोजिंग प्राइस माइनस, अरे इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। ये क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस लिखना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस माइनस ओपनिंग प्राइस
डिवाइडेड बाय ओपनिंग प्राइस इनटू 100, डिवाइडेड बाय ओपनिंग प्राइस इनटू 100। फॉर्मूला लिख लो बच्चों, क्लोजिंग प्राइस माइनस ओपनिंग प्राइस डिवाइड बाय ओपनिंग प्राइस इनटू 100। वर्किंग कैपिटल का केस स्टडी, वर्किंग कैपिटल का केस स्टडी कुछ नया जैसा तो है नहीं बच्ची, बाकी मैं कराऊंगा आखिरी में, 4-5 क्लास मैंने और रखा हुआ है रिजर्व करके, उसमें और एक्स्ट्रा चीजें मैं कराऊंगा जो भी आप कहेंगे। जल्दी नोट करो बच्चों फॉर्मूला, जल्दी नोट करो। नोट करो जल्दी, क्वेश्चन लिखो। इफ ओपनिंग प्राइस, जो परसेंटेज अपन निकालते हैं ना वही है, इफ ओपनिंग प्राइस इज इक्वल टू 50, क्लोजिंग प्राइस इज इक्वल टू 53, कैलकुलेट प्राइस रेट ऑफ चेंज, कैलकुलेट प्राइस रेट ऑफ चेंज। कैसे करेंगे बच्चों, फॉर्मूला डालेंगे, क्लोजिंग प्राइस माइनस ओपनिंग प्राइस डिवाइडेड बाय ओपनिंग प्राइस इनटू 100, डिवाइडेड बाय ओपनिंग प्राइस इनटू 100, डिवाइडेड बाय ओपनिंग प्राइस इनटू 100। 53 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 50 इनटू 100। ठीक है, आ गया, क्लियर है। हाँ प्राची, बुक में गलत दिया, गलत नहीं दिया है, उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया उन लोगों, फालतू का रोल मारना है इन लोगों को बस। ठीक है, रोल मारना है आईसीएसआई को फोकट का। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे यहाँ पी लिखा है ना, इस मतलब है क्लोजिंग प्राइस। और यहाँ पे क्या लिखा है, पी माइनस एन, मुझे नहीं पता आप लोग को दिख रहा है कि नहीं अच्छे से, यहाँ इन्होंने लिखा है पी माइनस एन। अब ये पी माइनस एन का मतलब क्या है, क्लोजिंग प्राइस बिफोर रिसेंट। अरे भाई क्लोजिंग प्राइस के पहले वाला प्राइस, क्लोजिंग प्राइस के पहले वाला प्राइस, तो क्लोजिंग प्राइस के पहले वाला प्राइस ओपनिंग प्राइस ही तो होता है भाई। क्लोजिंग प्राइस के पहले वाला प्राइस को ही तो ओपनिंग प्राइस बोलते हैं, सीधा ओपनिंग प्राइस लिखो ना, रोल क्यों मार रहे हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूं कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए बस। इफ क्लोजिंग प्राइस इज इक्वल टू 108, ओपनिंग प्राइस इज इक्वल टू 112, कैलकुलेट कीजिए बच्चों प्राइस रेट ऑफ चेंज, कैलकुलेट कीजिए प्राइस रेट ऑफ चेंज। इसमें मुझे लगता है कुछ बच्चे गलती करेंगे। थ्री 3.57 हंशिका, गरिमा नेगेटिव में ही आएगा, प्राची का 3.7 आ रहा है, ये मुझे थोड़ा सा पता था, हल्का सा बच्चे गलती कर सकते हैं। 3.57 तक आ रहा है। ठीक है चलो, ज्यादातर बच्चों ने, मैंने सोचा था गलती करेंगे यार, आज बच्चों को हुआ क्या है, आज हुआ क्या है बच्चों को भाई, बच्चे एकदम ऑन फायर। मैं सोच रहा हूँ बच्चे गलती करेंगे, मेरे से लेट बनाएंगे, ये बच्चे तो बाप रे, क्या हो गया आज बच्चों को। 108 माइनस 112 डिवाइड बाई 112 ओ इंटू 100, 4 डिवाइड बाई 112 इंटू 100, 3.57%। बच्चे गलती नहीं कर रहे हैं आज, क्या बात है भाई। तो बच्चों देख लो, आज आज ही कोई लड़की कह रही थी ना कि सर ये तो 10 नंबर का आना चाहिए, तो 10 नंबर का ही तो आया है, 10 मार्क्स का आया है जून 24 में। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये फिर से 10 नंबर का आएगा जून 25 में। तुम लोग खुश हो कि नहीं हो यार, मुझे ये बताओ ना यार थोड़ा सा, तुम लोग खुश हो कि नहीं हो। जून 24 में क्या क्या आया है, आरएसआई आया है, प्राइस रेट ऑफ चेंज आया है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो आया है। ऐसे ही सिमिलर चीज आ जाएगा, क्या पता जून 25 में मार्केट ब्रेथ इंडेक्स पूछ ले, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस पूछ ले, क्या मालूम आपका इन्वेस्टमेंट और उसका डिफरेंस पूछ ले, ऐसे कुछ आ जाए वापस से, है ना। हो जाएगा, क्या लग रहा है,
खुश हैं? हाँ जी। आज आप कह रहे थे ना कि 10 नंबर का आना चाहिए इस चैप्टर से, आया कि नहीं आया? आ गया ना 10 नंबर का? बहुत खुश, हैप्पी। चलो ऐसे ही हैप्पी रहो। कल तुम लोग थोड़े कुछ कुछ बच्चे फैड हो गए थे, मेरे को भी फिर बुरा लग रहा था। तो खुश रहा करो बच्चों, तुम लोग खुश रहते हो तो मैं खुश रहता हूँ, है ना? ठीक है, स्टे हैप्पी। कल अपन इस चैप्टर को एंड कर देंगे, हाँ एंड कर देंगे कल इस चैप्टर का, खात्मा, खत्म ये चैप्टर कल, ठीक है? तो कल ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। 10 नंबर के लिए चैप्टर आता है, 2 दिन पढ़ो 10 नंबर लेकर जाओ, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ठीक है, चलो बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट। कोई डाउट है तो मैं 2 मिनट रुका हूं, बाकी बच्चों के लिए बाय बाय, गुड नाइट। हैप्पी हैप्पी हैप्पी, गुड। सर खुश हैं सर बहुत, लेकिन आप थोड़ा सैड लग रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सैड नहीं हूँ। कल आप लोग थोड़े से सैड हो गए थे ना, इसलिए मैं भी सैड हो गया था कल। आप लोग से एनर्जी मिलता है ना मेरे को, आप लोग खुश रहते हो तो मेरे को अच्छा लगता है। हाँ कल रहेगी ना क्लास? कल कुछ है क्या? कल रहेगी क्लास? कल तो कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, नहीं नहीं, खुशी कैसे नहीं देखी जाएगी, बिल्कुल देखी जाएगी। आईसीएसआई हमको रोक ही नहीं सकता मार्क्स लेने से। अभी सर कल प्लानिंग पूरी नहीं हुई ना आदित्य। कौन सी प्लानिंग भाई? फिर आपके मुंह में चॉकलेट, बस ऐसा ही आ जाए, ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा। आई एम टेलिंग यू विथ माई एक्सपीरियंस, ऐसे ही आएगा। चलो, थैंक यू फॉर ऑल द हार्ट्स, थैंक यू। अच्छा, इलेक्शन कल दिल्ली में इलेक्शन है क्या? ओके बच्चों, चलो। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।